चलिए बेटा, कैसे है सब लोग? गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम लोग आपके फेवरेट चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को भैया करेंगे स्टार्ट। और एक्सपेक्टेशन ये है आज और कल के पार्ट 2 में दोनों पार्ट्स में चैप्टर खत्म हो। चैप्टर के बिल्कुल समराइज फॉर्म में मैंने नोटिंग बना दी है, फुल फ्लेज नोट आपके पास है। इसका पीडीएफ मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा। अगर पीडीएफ में कुछ पंगा आ रहा है क्योंकि थोड़ा कट कट मतलब एडजस्ट नहीं हो पाया पेज, तो मैं आपको फोटोज वगैरह दिखा दूंगा, जैसे भी होगा देख लेंगे, ठीक है। और बेटा समरी नोट्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टॉपिक छूटा है, एक एक टॉपिक करा है, एक एक टॉपिक का एक एक पॉइंट डाला है। तो अगर आप एक बार अगर आपने फुल फ्लेज नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद अगर आप ये अच्छे से एक दो बार रिवाइज कर दो, जिसको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो मस्त करके हो जाएगा। अभी 1 से 1.5 घंटे में मैं पूरा आपको अराउंड 25-30 पेजेस ये कर लूंगा, फिर जो बचे 15-20 पेजेस है वो अगले पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। कल बैठ के इतने नोट्स बने बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को बेटा। आज की क्लास में अपन को स्टार्ट करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। अच्छा सबसे पहले बेटा, सबसे पहले मैंने आपको दो टर्म्स का मतलब बताया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दो चीजें, एक है नेगोशिएबल, एक है इंस्ट्रूमेंट। बेटा यहां पे सबसे पहले हमें टर्म का मतलब समझना था, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो टर्म बनी है नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। जब मैं नेगोशिएबल की बात करता हूं बेटा, वो नेगोशिएशन होनी है जो मम्मी करती है मंडी में जाके, दिवाली शॉपिंग में जाके, वो वाली नहीं है। नेगोशिएबल का यहां पे इंटरप्रिटेशन है दैट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब यहां पे नेगोशिएबल का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे पर जा रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। और इंस्ट्रूमेंट जो पीछे वर्ड है, इंस्ट्रूमेंट में आप दो बातें देखो। पहला तो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा बेटा? डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होगा बेटा? डॉक्यूमेंट। और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी तरह की राइट या किसी तरह की लाइबिलिटी क्रिएट करता है। दो बातें बता रहा हूं। डॉक्यूमेंट आपने जीसी में भी पढ़ा है, अभी लास्ट इंटरप्रिटेशन में भी पढ़ा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या था? डॉक्यूमेंट का मतलब था कोई भी चीज लिखी है, कोई भी मैटर रिटर्न है, चाहे अल्फाबेट से, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू से, चाहे फिगर से, जिसका पर्पस है मैटर को रिकॉर्ड करना, मैटर को रिकॉर्ड करना, दैट इज डॉक्यूमेंट। लव लेटर क्या है? एक तरह का डॉक्यूमेंट। अगर हिमांशु भाई एंजल प्रिया को लव लेटर लिख रहे हैं, अल्फाबेट यूज करेगा, खून से लिखा हो कोई दिक्कत नहीं भाई, तो बेटा इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, वही तो समझा रहा हूं। जो डॉक्यूमेंट लव लेटर है वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट तो है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि भैया कोई भी सब्जेक्ट मैटर आप लिख रहे हो, अल्फाबेट से, नंबर से, ग्राफ से, जो कि रिकॉर्ड कर रहा है मैटर। अब ये बात रिकॉर्ड करा ना कि हिमांशु एंजल प्ले को कितना प्यार करता है दिलो जान से, नशे काट लेगा उसके पीछे। तो जो लव लेटर है क्या वो डॉक्यूमेंट है? यस। लेकिन क्या वो डॉक्यूमेंट लिखने से एंजल प्रिया तुम्हारी हो गई क्या? अरे एंजल प्रिया को तो ऐसे बेटा 50 लेटर आते हैं, राइट या लाइबिलिटी थ्योरी क्रिएट हो रही है। तो लव लेटर इज अ डॉक्यूमेंट बट नॉट अ इंस्ट्रूमेंट। तो दो बातें समझो, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट, इससे बनके बना है नेगोशिएबल का मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट प्लस जिसके अगेंस्ट में क्या राइट और लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। बेटा बोलना है जितना, आप घर पे बैठे हो, जितना आप बोलोगे, जितना आप अटेंटिव रहोगे 1.5 घंटे में, मां कसम करो एक एक टॉपिक अदर होगा क्लियर कर दूंगा। रिवीजन सेक्शन में अदर लोग चार्ट जाओगे अच्छे से, 40 नंबर हाथ में रहेंगे अपने। थोड़ा सा बस अटेंशन, बस 1.5 घंटे ज्यादा क्लास होनी नहीं है, बस 1 से 1.5 घंटा जितना भी टाइम लगेगा उसमें एनर्जी लेनी है, ठीक है ना। नेगोशिएबल का मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट जो क्या क्रिएट करा है, राइट और लाइबिलिटी, राइट और लाइबिलिटी। इसका मतलब लव लेटर डॉक्यूमेंट है क्या? यस। लेकिन इंस्ट्रूमेंट है क्या? नहीं। तो बेटा नीचे एक नोट आया कि ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर डॉक्यूमेंट। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो तो डॉक्यूमेंट होंगे, बट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इंस्ट्रूमेंट्स। कोई दिक्कत? क्योंकि कई जगह ऐसा मैटर होगा जो कोई राइट एंड लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा, राइट। अब वो दिक्कत हो गया। तो नीचे लिखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और एक तरह का क्या है इंस्ट्रूमेंट में डॉक्यूमेंट जो राइट और लाइबिलिटी क्रिएट कर। वेरी गुड। अच्छा फिर आते हैं असेंशियल्स पे। असेंशियल्स याद कर लोगे तो 90% बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक तीनों समझ जाओगे, क्योंकि और तीनों एक तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको नेगोशिएबल की ही असेंशियल याद हो गए तो तीनों क्या होते हैं, मोटे मोटे याद हो जाएंगे। सबसे पहला बेटा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा क्या होगा? रिटर्न। हमेशा क्या होगा? रिटर्न। और क्या होगा? साइन।
अब बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन कौन करता है? ड्रॉअर। बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन कौन करता है? ड्रॉअर। प्रॉमिसरी नोट में साइन करता है मेकर, और चेक में साइन भी कौन करता है? ड्रॉअर। चेक में भी ड्रॉअर, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर, मेकर और ड्रॉअर। ठीक है, रिटर्न होगा, साइन होगा। कह रहा भैया फ्रीली ट्रांसफरेबल। अरे ये तो पता है ना अपने को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल का मतलब ही फ्रीली ट्रांसफरेबल है। तो कह रहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा रिटर्न होगा, साइंड होगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा। और भैया जो होल्डर का टाइटल है वो कैसा होना चाहिए? हमेशा फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। अगर होल्डर का टाइटल डिफेक्टेड है तो क्या वो होल्डर एक बढ़िया होल्डर होगा? नहीं होता, अपन ने पढ़ा है। हाँ, एचडीजी को प्रिविलेज है वो अलग छोड़ो। अगर होल्डर जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? डी जुरे। कौन सा होना चाहिए? डी जुरे, मतलब बाय लॉ पोजेशन भी उसके पास है और पोजेशन रखने का राइट भी उसके पास है, हमने पढ़ा था। बट अब याद रखो, हमेशा रिटर्न होगा, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन होगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, होल्डर का टाइटल कैसा होना चाहिए? डिफेक्ट से फ्री, मतलब अच्छा होना चाहिए। एन नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफरेबल। भैया क्या ट्रांसफरेबल की लिमिट है कोई? भैया आप जितनी इंडोर्समेंट चाहो, ए ने बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने एफ को, एन नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल है ना। कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ जैसे एक रिस्ट्रिक्शन है, बताओ जल्दी से, किसी बच्चे को याद है? कब मैं उसकी ट्रांसफरेबिलिटी कब रोक सकता हूं मैं? ना, नॉट नेगोशिएबल। बेटा अकाउंट पे ही क्रॉसिंग, कौन सी? अकाउंट पे ही क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल गलत बोल रहे हो। नॉट नेगोशिएबल से एचडीसी को टाइटल हमेशा क्या जाएगा? डिफेक्टिव। अगर होल्डर का डिफेक्टिव है तो एचडीसी को भी डिफेक्टिव जाता है ना। अकाउंट पे ही क्या थी? अगर आपने अकाउंट पे ही क्रॉसिंग मार दी तो भैया जिस बंदे को आपने नाम लिखा है पे ही, उसी पे ही को पेमेंट जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं। तभी वो एक्सेप्शन क्रिएट करता है। लेकिन जनरली कितना एन नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न एंड साइन हो गया, फ्रीली ट्रांसफरेबल, एन नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफरेबल, और होल्डर का टाइटल क्या होगा? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। इसके अलावा कैसा होना चाहिए बेटा? अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर। प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऐसा नहीं होना चाहिए मैं ए को पैसे दूंगा जब सी की डेथ होगी, मैं बी को पैसे दूंगा जब सी ई से शादी करेगा। बेटा ये प्रॉमिसरी नोट, ये बिल ऑफ एक्सचेंज कभी वैलिड होते ही नहीं है, हमेशा अनकंडीशनल होनी चाहिए। आपने कंडीशन लगा दी ना, भैया उसकी शादी हो या ना हो क्या पता, आपने अनकंडीशनल नहीं होना चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा किसके लिए होंगे बेटा? मनी ओनली, सिर्फ पैसे के लिए। जो मनी है वो क्या होनी चाहिए? सर्टेन। सम पेबल, टाइम ऑफ पेमेंट, पेई, तीनों क्या होने चाहिए? कितना पे करना है, किसको पे करना है, और कब पे करना है, तीनों क्या होने चाहिए? सर्टेन होने चाहिए। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ेगा? डिलीवर, मतलब मैंने चेक काट दिया और मैंने ड्रॉ कर दिया और चेक काट के अपने पास रखा है, दूसरे बंदे को दिया ही नहीं, कोई फायदा उसका? तो असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होगी? पहला, रिटर्न होना चाहिए, साइन होना चाहिए। दूसरा, फ्रीली ट्रांसफरेबल, एन नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफरेबल होगा। होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। अनकंडीशनल प्रॉमिस या अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। सम पेबल, किसको पे करना है, टाइम ऑफ पेमेंट सब सर्टेन होना चाहिए। सिर्फ मनी होगा और सिर्फ मनी होगा, और इंस्ट्रूमेंट डिलीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये अपन ने देख लिया। एसेंशियल देख लिया, जल्दी से राइट करो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने वर्ड से बना है? दो। नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल बोले तो फ्रीली ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट बोले तो डॉक्यूमेंट जो क्या क्रिएट करा, राइट, कोई भी राइट और लाइबिलिटी। तो इससे कंक्लूजन निकला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू, सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो डॉक्यूमेंट होते हैं, बट सारे डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेंगे? भैया रिटर्न होगा, साइन होगा, किसको देना है सर्टेन होना चाहिए, कितना देना है सर्टेन होना चाहिए, आपका जो पेई है, टाइम ऑफ पेमेंट सब सर्टेन होगा, एन नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफरेबल होगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा, होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, डिलीवर्ड होना चाहिए, मनी होना चाहिए, ये सारी बातें। अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई दिक्कत? क्लियर? नहीं नहीं, डेथ वाले में तो, डेथ तो सर्टेन है ना। डेथ तभी मैंने चेंज कर दिया, मैं भूल के गलती से दे दिया। डेथ तो अगर मैंने बोला उसकी डेथ के जैसे उसकी डेथ हुई 1 महीने बाद, तो वहां पे सर्टेनिटी है, डेथ तो होगी। शादी हो गई, ये हो गया, अनसर्टेन इवेंट। चलिए जी, आइए अब आगे बढ़ो। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगली हेडिंग है बेटा, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कितने टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा? तीन टाइप के जो आपको कोर्स में पढ़ने हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। सबसे पहला, बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था?
याद करना, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी। ए जो है वो भैया गुड सोल्ड करता है ऑन क्रेडिट 2 लाख के। अब पैसा है नहीं, क्रेडिट पे है, तो ए ने बोला भैया मुझे चाहिए श्योरिटी, मुझे चाहिए पक्का कि तू देगा। तो बी ने बोला काम करो आप बीआर ड्रॉ कर लो। तो बेटा यहां पे ये हो गया क्रेडिटर, ये हो गया डेटर। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो क्रेडिटर है, मतलब जिसने पैसा लेना है, ये एक बिल ड्रॉ करेगा, ये एक बिल ड्रॉ करेगा और उस बिल में लिख देगा कि 2 महीने बाद, आज की डेट से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या डेट बता देगा इस डेट को, या जब मैं बोलूं तब, ऑन डिमांड भी हो सकता है, मिस्टर बी मेरे को 2 लाख रुपए देगा। 2 महीने बाद मिस्टर बी मुझे 2 लाख रुपए देगा। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। बिल क्या होता है बेटा? अनकंडीशनल ऑर्डर। आप पूछ नहीं रहे, आप बता रहे हो भैया, मैं बता रहा हूं अनकंडीशनल ऑर्डर कि 2 महीने बाद या इस डेट पे या ऐसे ऐसे आप मिस्टर बी मुझे 2 लाख रुपए देंगे, या तो मुझे या मैं जिसे बोलूंगा उसे, किसी को भी, या तो मुझे या मेरे ऑर्डर पे। ठीक है, अब यहां पे बिल ड्रॉ हुआ, ये बिल पे ये क्या करता है बेटा? अपनी क्या देता है? एक्सेप्टेंस देगा। जो बिल ड्रॉ कर रहा है ये कौन हो गया बेटा? ड्रॉअर। जिस पर बिल ड्रॉ हुआ है वो कौन हो गया? ड्रॉई। और हो सकता है, दो ऑप्शन है, या तो ड्यू डेट पे आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स जो बी से पैसे लेने आए, हो सकता है वो ए ही आए। तो बेटा ए जो है वो ड्रॉअर के साथ साथ पेई भी बन जाएगा, है ना। हो सकता है कि ए ने कहीं से गुड लियो और बदले में मिस्टर सी को वही बिल इंडोर्स कर दिया। अगर इंडोर्स करा है तो ए तो ड्रॉअर है, लेकिन इस केस में बी से पैसे लेने कौन आएगा? सी आएगा। तो सी को अपन क्या बोल देंगे? पे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में मिनिमम मिनिमम 2 पार्टी होगी, मैक्सिमम 3। 3 पार्टी होगी। एक ड्रॉअर जो बिल ड्रॉ करेगा, जिस पर बिल ड्रॉ हुआ ड्रॉई, और ड्यू डेट पे जो पैसे रिसीव कर रहा है वो पे। अब पेई और ड्रॉअर कुछ केस में सेम पर्सन हो सकते हैं, और अगर बिल एंडोर्स हो गया तो डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आ जाओ बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज फटाफट जल्दी से देखो। पहला पार्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज को देखो, देखो यहां पे सबसे पहले कौन है? ड्रॉअर। ड्रॉअर डेट और प्लेस लिखेगा, जितना ड्यू अमाउंट है वो लिखेगा। कह रहा है 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मिस्टर सी। अब ए ने खुद पे करवा रहा है, मिस्टर सी पे करवा रहा है, तो भैया या तो वो अपने आप को दिलवा सकता है या अपने ऑर्डर पे किसी को भी दिलवा सकता है। तो ए हो गया ड्रॉअर। सी कौन है यहां पे? पेई, क्योंकि 2 महीने बाद पेमेंट उसे मिलेगी। मिस्टर सी अ सम ऑफ, बेटा यहां पे ना पे बोला है, पे। पे का मतलब पूछ नहीं रहा, ऑर्डर दे रहा है कि 2 महीने बाद मिस्टर सी को 10 लाख रुपए देने हैं। ये बी को बोला जा रहा है, ऑर्डर दिया जाए ड्रॉइंग, और यहां पे ड्रॉअर जो है ए साइन करेगा और गवर्नमेंट से स्टैम्प लगाएगा। ठीक है, हाँ स्टैंपिंग होती है ना, स्टैम्प पेपर आता है 50 रुपए 100 रुपए का, वो लगाया। तो ये सीन हो गया। अच्छा, अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा देखना, कैरेक्टरिस्टिक ना सेम है, लगभग हर जगह सेम होगी, एक दो चेंजेस आएंगे बस। देखो पहला क्या है? राइटिंग में ऊपर पड़ा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न एंड साइन होता है, तो राइटिंग में होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। ओरल चल सकता है क्या? ना। हमेशा हमेशा एक क्या कंटेन करेगा? ऑर्डर टू पे। कैसा होगा बेटा? ऑर्डर, ऑर्डर होगा। पूछ नहीं रहे आप किसी से, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर ऑर्डर देता है, और प्रोमिसरी नोट में हमने देखा था जो मेकर है वो अनकंडीशनल प्रॉमिस देता है, अंडरटेकिंग देता है खुद से। ठीक है, कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं पैसे दूंगा। यहां पे सामने वाला बंदा कह रहा है मैं प्रॉमिस नहीं, मैं पैसे लूंगा तुझसे, ऑर्डर दे रहा हूं। तो रिटर्न होगा, हमेशा अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होगा, हमेशा डिफाइनाइट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। कंडीशन नहीं लगानी कि सी ने ई से मैरिज कर ली, इसके 2 महीने बाद तो मुझे पेमेंट देगा ना, ऐसा नहीं करना। अनकंडीशनल, क्लियर बिल्कुल। साइन होना चाहिए, कौन साइन करेगा बेटा? ड्रॉअर से स्टैम्प होना चाहिए। पार्टीज मस्ट बी सर्टेन। कितनी पार्टीज होगी? 3। ड्रॉअर जो बिल ड्रॉ करेगा, जिस पर ड्रॉ हुआ वो कौन हो गया? ड्रॉई, और जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है पेई। बट इन सम केस ड्रॉअर इज इक्वल टू, अगर इंडोर्समेंट नहीं हुई तो 2 पार्टीज भी चल जाएंगी।
सम पेबल, अरे क्लियर लिखा है ना, 10 लाख रुपए देने हैं, क्लियर होना चाहिए। मनी ओनली, अगर आप नोटिस करो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स तो नॉर्मल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की है, बस चेंज पता है कहां पे है, 2 पॉइंट में चेंज आया। एक तो अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर पे रखना है, और दूसरी बात चेंज आई यहाँ पे पार्टीज पे, पार्टीज मेंशन कर दी कि 3 पार्टीज हो सकती है, और इन सम केसेस 2 हो सकती है, क्योंकि ड्रॉर और पे ही सेम हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जल्दी बोलो। बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर है? बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा कैसे होगा बेटा? राइटिंग में हमेशा एक ऑर्डर टू पे होगा। क्या होगा? ऑर्डर टू पे। हमेशा डिफिनाइट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। पार्टीज हमेशा सर्टेन होगी, 3, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई, बट इन सम केस ड्रॉर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन, मे बी डिफरेंट। सम पेबल सर्टेन होगा और हमेशा मनी होगा। ऐसा नहीं कि भैया आज से 2 महीने बाद जो आपका घर है वो मेरा, तब बिल ड्रॉ कर सकता हूं इस बात पे, सिर्फ मनी पर्पस के लिए होगा। पैसे से ही रिलेटेड लेन देन होना चाहिए। समझ रहे हो क्या? अरे समझ रहे हो? आ जाओ बेटा अगला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है प्रोमिसरी नोट। अब समझो प्रोमिसरी नोट में क्या हो रहा था बेटा। अगर मैं प्रोमिसरी नोट की बात करूं तो यहां पे थोड़ा सा सीन उल्टा होता था। यहां पे अगर हम सेम एग्जांपल ले, ये है ए, ये है बी, बी आता है भैया ए, आज प्लीज आप मुझे गुड सोल्ड कर दीजिए ऑन क्रेडिट। ए कह रहा है भैया तू पैसे दे या ना दे, मैं बिल ड्रॉ करूंगा, मैं तो बिल ड्रॉ करूंगा, ऑर्डर दूंगा तो 2 महीने बाद लीगल एक्शन लूंगा। बी कहता है सर मम्मी कसम खा रहा हूं आप बिल क्या ड्रॉ करो, अरे मैं खुद से अनकंडीशनल प्रॉमिस करो खुद से कि भाई 2 महीने बाद मैं आपकी पेमेंट 2 लाख रुपए रिटर्न कर दूंगा। पहला बिल ऑफ एक्सचेंज वो पार्टी बनाएगा जिसको पैसे लेने थे। प्रॉमिसरी नोट वो पार्टी बनाता है जिसको पैसे देने हैं। मतलब बिल बनाता है क्रेडिटर, लेकिन प्रॉमिसरी नोट बनाएगा डेटर। बिल बनाता है क्रेडिटर, प्रॉमिसरी नोट बनाएगा डेटर। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर डेटर को अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहा है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में डेटर क्रेडिटर को एक अनकंडीशनल प्रॉमिस दे रहा है। कोई कंडीशन नहीं, 2 महीने बाद पैसे ले जाना, प्रॉमिस कर रहा हूं। कोई कंडीशन नहीं है कि उसकी मैरिज इसकी हो, ऐसा कुछ लेना नहीं है। कंडीशन, अनकंडीशन, क्लियर? तो यहां पे बी जो है प्रॉमिसरी नोट बना देगा बेटा। यहां पे बी को बोलते क्या? मेकर। प्रॉमिसरी नोट में बी कौन है? मेकर। और सिर्फ 2 पार्टी होगी, और ये जो है ए, इसको पैसे मिलेंगे, तो ये कौन हो गया बेटा? पे। सिर्फ 2 पार्टी, कौन कौन? मेकर एंड पे, मेकर एंड पे। तो 3 डिफरेंस तो तुम्हें यही पता लग गए। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो अनकंडीशनल ऑर्डर है, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसमें कितनी पार्टीज होती है? 3, और कभी कभी 2। यहां पे हमेशा 2, हमेशा 2 गारंटेड है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस चाहिए, एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस चाहिए। यहां पे एक्सेप्टेंस चाहिए क्योंकि जो पैसे दे रहा है वो खुद ही मान रहा है मुझे। आ जाओ बेटा बना, देखो सेम है, अमाउंट सर्टेन है, सम टेबल बिल्कुल सर्टेन है, डेट प्लेस आपने बता दी। यहां पे किसके साइन है बेटा, देख रहे हो? ये हो गया पेई। ए कौन है? पेई, जिसे रिसीव होना है। और यहां पे साइन एंड सैम कौन करेगा? मेकर। हर जगह वहां ड्रॉर के थे मेकर के, और लिखा क्या है यहां पे देखो, 2 महीने बाद आई प्रोमिस टू पे। बेटा ये आई कौन है? बी। आई कौन है? प्रॉमिस टू पे ए, और टू हिज ऑर्डर, या तो ए को दूंगा या जिसको ए बोलेगा उसको दूंगा। प्रॉमिस कर रहा हूं कितने रुपए? 10 लाख। यहां पे ऑर्डर नहीं दे रहा, बी ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं दे दूंगा, चल प्रॉमिस कर रहा मैं दूंगा 2 महीने बाद 10 लाख रुपए। पॉइंट पकड़ो, बिल्कुल क्लियर है। पहला बेटा क्या होगा? कॉमन पॉइंट है यार, कुछ है नहीं। नेगोशिएबल की एसेंशियल याद कर लो, सबके एसेंशियल वही है, पर छोटे छोटे चेंज है, छोटी छोटी चेंज। राइटिंग में वहां पे था ऑर्डर टू पे, यहां पे क्या है बेटा? प्रॉमिस टू पे। वहां पे भी डिफरेंट एंड अनकंडीशनल, यहां पे भी सेम है। अगला साइन होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, बट वहां पे था ड्रॉर करेगा, यहां पे कौन करेगा बेटा? मेकर। यहां पे कौन करेगा? मेकर। इसके बाद पार्टीज कैसे होनी चाहिए बेटा? सर्टेन, दो ही होंगी, मेकर एंड पे। सम पेबल क्या होना चाहिए? सर्टेन, मनी ओनली, और मनी ओनली। अगर आप देखो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट सिमिलर है, बस वहां पे एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, अनकंडीशनल प्रॉमिस है। वहां पे स्टाइन एंड स्टैम्प ड्रॉर कर रहा है, और यहां पे कौन कर रहा है? मेकर। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस आ जाता है 3-4 नंबर में, ठीक है ना? लास्ट आ जाओ चेक,
लास्ट है जो चेक। चेक में बस एक बात याद रखनी, बस एक बात, चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें चार चीजें अलग होती है। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे फीचर चेक में होते हैं। चेक एक तरह का बिल है, लेकिन 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 चेक के केस में बेटा कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, कोई स्टैंप की जरूरत नहीं है। बिल में एक्सेप्टेंस होती है, स्टैंप होती है ना। चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, कोई स्टैंप नहीं चाहिए, और हमेशा ड्रॉ होगा ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, हमेशा ड्रॉन होगा ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। मतलब बिल के केस में ड्रॉर, ड्रॉई, पेई ये कोई भी हो सकता है, ड्रॉई कोई भी होगा। लेकिन चेक के केस में ड्रॉर कोई भी हो सकता है, पेई कोई भी हो सकता है, लेकिन जो ड्रॉई है, ड्रॉई वो हमेशा कौन होगा? स्पेसिफाइड बैंकर। कौन होगा? स्पेसिफाइड बैंकर। समझ लो क्या मेरी बात? मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, जब आप चेक ड्रॉ करते हो, मान लो ए ने एक पेमेंट देनी है बी को। अब समझना, इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो ए जो है वो तो हो गया ड्रॉर, अब बी जो है वो ड्रॉ ही नहीं है, क्योंकि बी को तो पेमेंट रिसीव हो रही है ना एट लास्ट। तो बी कौन हो जाता है बेटा? और ए का अकाउंट जिस बैंक में है, चेक उसी से काटेगा। तो बेटा ये जो है चेक, बेसिकली उसकी पेमेंट जाती है पहले बैंक के पास। ए बोलेगा बैंक फटाफट से जिस बंदे को मैंने पैसे देने हैं उसको पैसे दे दे। तो चेक इनडायरेक्टली किस पे इशू हुआ है? बैंक पे। और पेमेंट पे करने की लाइबिलिटी किसकी है? भले अकाउंट एक से ही करेगा, बट लाइबिलिटी की ऑब्लिगेशन तो बैंक पे है ना। तो चेक एक ऐसा बिल है जिसपे कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, कोई स्टैंप नहीं चाहिए, और ऑलवेज जो है वो क्या होगा? स्पेसिफाइड बैंकर पे, किस पे ड्रॉन होगा? और एक और चीज याद रखना, हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा, हमेशा पेबल ऑन डिमांड। जो बिल है वो पेबल ऑन टाइम भी हो सकता है, पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है ना। आपको टाइप्स में बताया था। पेबल ऑन डिमांड क्या मतलब? भैया कोई डेट नहीं है, जब मैं मुंह दिखा दूंगा तब पैसे देने हैं। टाइम का मतलब 2 महीने बाद आऊंगा, 2 महीने बाद पैसे देने हैं। तो बिल में आप पहले से लिख दो कि टाइम है, डिमांड है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में ये वाला टाइम है, डिमांड है। टाइम है, यहां पे मैंने 2 मंथ लिखा है क्लियरली। जब डिमांड बनाते तो ऑन डिमांड लिख देते हैं, मतलब जब मेरा मन करेगा पैसे लेने आऊंगा तब देने पड़ेंगे। लेकिन जो चेक होता है बेटा, क्या चेक कभी टाइम पे बनता है? नहीं, हमेशा ऑन डिमांड होगा पेबल, हमेशा ऑन। मतलब आप पे चेक इशू हो गया, अब बैंक ऐसा नहीं है 1 महीने बोले तो 1 महीने में क्लियर कर देगा। जब तक आप बी चेक लेके उसके बाद जाएगा नहीं, डिमांड नहीं करेगा उस चेक से पेमेंट की, तब तक बैंक पेमेंट क्लियर नहीं करेगा। तो हमेशा पेबल ऑन डिमांड। तो चेक पे बस आप 4 बातें याद रखेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज तो नॉर्मल है, बस 4 बातें, एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, स्टैंप नहीं चाहिए, ड्रॉइंग हमेशा कौन होगा? स्पेसिफाइड बैंकर। ड्रॉइंग हमेशा कौन होगा? स्पेसिफाइड बैंकर। और हमेशा पेबल ऑन डिमांड। तो 4 डिफरेंस तो बिल और चेक की वैसे क्रिएट होगा। अच्छा, बिल में एक्सेप्टेंस चाहिए, यहां एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। यहां पे स्टैंपिंग चाहिए, स्टैंपिंग नहीं चाहिए। यहां पे ड्रॉइंग कोई भी हो सकता है, लेकिन चेक में हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर ही होगा, मतलब ड्रॉअर का बैंकर। यहां पे पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है, पेबल ऑन टाइम भी हो सकता है, लेकिन चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड। तो दिक्कत बेटा पढ़ लीजिए, पहले एसेंशियल पढ़ लो। ये देखो यहाँ पे पे में या तो जिसको पे कर रहे हो, और कई बार आप अपने नाम का भी चेक काट सकते हो खुद, अगर आपको पैसे चाहिए तो सेल लिख दो, अमाउंट आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे स्पेसिफाइड बैंकर जो क्लियर करेगा वो आ जाएगा, डेट, और यहाँ पे ड्रॉअर के सिग्नेचर। कह रहे हैं एज पर सेक्शन 6 चेक इज अ स्पीसीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, उसकी एक स्पीसीज क्या है? चेक। जिसमें ऑल असेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सारे असेंशियल किसके बेटा? बिल के, लेकिन एक्सेप्टेंस और स्टैंप नहीं है। एक्सेप्ट बोला है ना, इसके अलावा मस्ट बी ड्रॉन होना स्पेसिफाइड बैंकर, हमेशा किस पे ड्रॉ होगा? स्पेसिफाइड बैंकर पे। और हमेशा पेबल होगा ऑन डिमांड। कब होगा बेटा? ऑन। कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन यहां पे लिखी है चेक की, जो आपको लिखवाई दी। अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on a specified banker, always payable on demand, no acceptance and no stamping, and include चेक में 2 चीजें और आती है बेटा, एक आता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक, और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब ये क्या है सर? बेटा मैंने आपको बताया था दो, देखो ये तो बड़ा सिंपल है। कई बार आपको जो चेक होता है ना, चेक ना 2 तरह का होता है।
एक होता है फिजिकल फॉर्म, जो आपको चेकबुक से पूरा पेपर फाड़ के दे देते हो, और एक होता है बेटा क्या, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब अगर आपने फिजिकल फॉर्म वाला चेक है तो ठीक है, वो तो चेक है ही। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले को भी, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भी हम क्या मानेंगे, चेक मानेंगे, चेक मानेंगे, चेक मानेंगे। इसके साथ साथ ट्रंकेटेड चेक, ट्रंकेटेड क्या होता है बेटा, कई बार बैंक के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो चेक को फिजिकल फॉर्म में रखे, तो कई बार क्लियरिंग हाउस क्या करता है, आपके फिजिकल चेक को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक, और फिजिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर चेक फिजिकली हुआ, फिजिकल चेक है, ड्रॉन ही इलेक्ट्रॉनिक हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चेक है। जब आप फिजिकल चेक को कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रॉनिक वे में, कौन करता है, क्लियरिंग हाउस कर देते कई बार कि यार इतने पेपर कहां रखेंगे, मिसप्लेस हो गया है ना, डेटा स्टोरेज में दिक्कत आ जाती है फिजिकल फॉर्म में। तो अगर आपका क्लियरिंग हाउस बैंक आपके फिजिकल फॉर्म वाले चेक को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज ट्रंकेशन। इसे क्या बोलते हैं, ट्रंकेशन। तो अगर कोई चेक ट्रंकेटेड वाला चेक है, क्या वो चेक नहीं है, वो भी चेक। तो कह रहा भैया डेफिनेशन, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ होगा, हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा, कोई एक्सेप्टेंस और स्टैंपिंग नहीं चाहिए। एंड चेक इंक्लूड टू चीजें, कोई भी चेक जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरेट हुआ है, या कोई भी चेक जो ट्रंकेशन की इमेज में, ट्रंकेशन मतलब था फिजिकल में बट हमने कन्वर्ट करके क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? टाइप्स एकदम क्लियर है, जल्दी बोलो रे, टाइप एकदम क्लियर है। सबसे पहले डेफिनेशन देख ली, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दो वर्ड थे, नेगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल का मतलब क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट जो राइट एंड लायबिलिटी क्रिएट करेगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिटर्न होगा, स्टैम्प्ड होगा, साइन होगा, एन नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफरेबल होगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल, होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सम पेबल सर्टेन होना चाहिए, टाइम ऑफ पेमेंट सर्टेन होना चाहिए, पार्टीज हमेशा सर्टेन होनी चाहिए, मनी ओनली के लिए ही होगा। नेगोशिएबल को तीन पार्ट में डिवाइड करा, एक होता है बिल, एक होता है प्रॉमिस नोट, एक होता है चेक। अब देखो तीनों लगभग नेगोशिएबल है, तो तीनों के एसेंशियल सेम ही है, बस छोटे छोटे चेंजेस है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा हमेशा याद रखेंगे, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। तीन पार्टी जो कि, जो बनाएगा ड्रॉर, जिसपे बनाएगा ड्रॉइंग, और जो रिसीव करेगा पेमेंट पे। ड्रॉर और पे सेम पर्सन भी हो सकता है, अलग भी हो सकते हैं। प्रोमिसरी नोट सारे फीचर सेम होते हैं, बस नेगोशिएबल वाले बस दो चीजों में चेंज आता है, पार्टीज दो होती है, एक होता है मेकर और एक होता है पे। और हमेशा जो मेकर है वो अनकंडीशनल प्रॉमिस करेगा, बाकी सब सेम है। राइटिंग होनी चाहिए, बेकर स्टैम्प करेगा, साइन करेगा, मनी ओनली होनी चाहिए, पार्टी सर्टेन होनी चाहिए, सबसे है, सबसे। लास्ट चेक की बात करिए, चेक क्या है, एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज, जो ड्रॉन होगा होना स्पेसिफाइड बैंकर, ड्रॉइंग हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर ही रहेगा बेटा। पेबल में क्या होगा, डिमांड, एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, और स्टैंपिंग नहीं चाहिए। चेक में दो चीजें इंक्लूड होती है, एक तो ट्रंकेशन वाला चेक भी चेक है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला चेक भी चेक है। अरे कोई दिक्कत रहे, ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा सही चल रहा है, प्लीज मुझे बताएंगे अगर जल्दी या धीरे कुछ भी चल रहा है। धीरे का तो मत बताना, जल्दी चल रहा है तो बता दो प्लीज, वो तो मैं चला लूंगा अपने हिसाब से। बेटा जल्दी तो नहीं हो रहा, प्लीज बताएंगे। नहीं सर। हाँ बेटा, जहां पे अगर आपको कहीं पे भी पंगा आ रहा है ना, ऑन द स्पॉट रोक देना कि सर ये ढंग से समझाओ एग्जांपल देके, तो मैं समझा दूंगा। बट मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि आप जो है इतने तो नालायक नहीं हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, है ना, थोड़ा बहुत के थोड़े से ज्यादा ही पढ़ा होगा, तो वही चीज है। अब आओ बेटा, 3 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस का, एक बार आया हुआ बस, एक बार, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में, चेक और बिल ऑफ, ठीक है। डिफरेंस बताना भैया, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज का। अरे कुछ नहीं है रे, पहला तो भैया क्या है, डेफिनेशन। अब बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, विच इज द अनकंडीशनल ऑर्डर टू द अदर पार्टी टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन अ सर्टेन डेट, ठीक है। तो डेफिनेशन एसेंशियल से ही जोड़ के बनेगी, डेफिनेशन लिख देना दोनों की, दोनों की। अच्छा नेचर में, नेचर में अगला नेचर, फिर पार्टीज इन्वॉल्व, एक्सेप्टेंस, पेबल टुगेदर। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वो भी याद है ना बेटा, जो आपकी बेसिस है, तो आप अपने आप बना दोगे, कोई टेंशन नहीं है। ये क्या है, एक तरह का, ये क्या एक तरह का अनकंडीशनल अंडरटेकिंग ऑब्लिक प्रॉमिस बोल सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल, प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होगी, सिर्फ एक मेकर और एक, दोनों कभी सेम हो ही नहीं रहा। ऐसे बोलेगा मैं अपने आप को पैसे दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं। यहां पे तीन पार्टीज हो सकती है,
यहाँ पे 3 पार्टीज हो सकती है, बट समटाइम 2 भी हो सकती है। कब? जब ड्रॉअर और पे क्या है, एक ही पर्सन है। एक्सेप्टेंस प्रोमिसरी में चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में पेबल टू बियरर। ये बेटा पेबल टू बियरर नहीं होता, ये पेबल टू बियरर होता है। बियरर मतलब जिसके पास है भैया, तो वो क्या बोलेगा, आई प्रॉमिस टू डैश, हमेशा ऑर्डर होता है, नाम लिखेगा या ऐसे बना लेगा, आई प्रॉमिस टू पे ए फॉर हिज ऑर्डर। मैं तो ए को दूंगा या जिसको ए बोलेगा, फिर इंडोर्समेंट चलती है, पीछे लिखना होता है, आपको पता है होगा। अच्छा आ जाओ चेक के केस में, अगर डिफरेंस कर रहे हैं चेक में आओ बेटा। सबसे पहले ड्रॉ ही बोल रहा है, ड्रॉ यहां पे कौन होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन चेक में स्पेसिफाइड बैंकर हमेशा। अच्छा एक्सेप्टेंस यहां पे चाहिए, यहां पे स्टैंपिंग चाहिए नहीं चाहिए। पेबल बेटा पेबल ऑन टाइम भी हो सकता है, पेबल ऑन, लेकिन ये हमेशा डिमांड, जब लेके जाओगे बैंक के पास तभी पेमेंट होगी, जब लेके जाओगे बैंक के पास तभी पेमेंट होगी। बेटा डेज ऑफ ग्रेस, अभी आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में डेज ऑफ ग्रेस देते हैं 3 दिन देते हैं, मतलब ड्यू डेट जहां पे फॉल करेगी वहां से थर्ड डे जो आएगा अगला, यहाँ पे कोई डेट ऑफ ग्रेस नहीं। अगर चेक होता है उसमें बोल रहा है वैलिडिटी पीरियड कितना होता है, 3 मंथ, और बिल में कोई वैलिडिटी पीरियड, मतलब आप चेक जो ड्रॉ करोगे, अगर मैंने आज का चेक ड्रॉ कर दिया तो ऐसे नहीं सामने वाला बंदा कभी भी चला जाए, डिमांड पेबल ऑन डिमांड है बेटा, 3 मंथ के अंदर ही जाना पड़ेगा, 3 मंथ के बाद वो चेक ही खराब हो जाएगा। एक चेक 3 महीने की लाइफ होती है, जब आपने उसमें डेट फिल कर दी। अगर आपको और लंबा चाहिए तो बंदे ना डेट ही पीछे की रखते हैं, अगर आप डेट ही पीछे, 3 मंथ कब से है, डेट ऑफ द चेक से, चेक की डेट लिख दो, उसके बाद से 3 मंथ तक की वैलिडिटी होती है। क्रॉसिंग भैया चेक के केस में तो क्रॉसिंग होती है, बिल में तो क्रॉसिंग, अब क्रॉसिंग क्या होती है वो बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस याद रखो चेक में क्रॉसिंग होती है, बिल में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग। क्लियर? याद है कोई दिक्कत? बढ़िया भाई, अब आ जाओ इसमें से ये जो 3 मंथ्स वाला है, 3 मंथ वाला। हाँ जी बेटा बताइए। सर ये डेट जो लिखी है उसके बाद वाले 3 मंथ्स हाँ होंगे। जी, जब आप बिल चेक ड्रॉ करेंगे उस चेक में बेटा चेकबुक इश्यू से थोड़ी 3 मंथ लेंगे। अगर मैंने यहां पे डाल दिया लेट्स अज्यूम डेट में कि मैंने दे दिया आयुषी को चेक 1 नवंबर 2021 से, तो बेटा जो डेट यहां पर है वैलिडिटी वहां से 3 मंथ तक की काउंट होती है। ठीक है चलिए, अब आता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मुझे लगता है आने के चांसेस है केस स्टडी फॉर्म में, और आपने देखा होगा टेस्ट में कितनी बार हुआ है, मैंने कितनी बार क्वेश्चन दिया है इसमें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पेपर में पूछा, बहुत बार, और वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है उनका। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेटा होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। अरे भैया क्या हो गया मुझे, चल रहा है। बेटा कॉन्सेप्ट है होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स। बेटा होल्डर का जो सेक्शन है, होल्डर का जो सेक्शन है वो लगता है सेक्शन 8, एचडीसी का लगता है सेक्शन 9। अच्छा होल्डर पे आते हैं, पहले होल्डर क्या है। होल्डर बेसिकली लेमन लैंग्वेज में पर्सन हु होल्ड्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर मैंने चेक दिया, चेक ड्रॉ करके मैंने चेक दे दिया, ले भैया तेरी पेमेंट हिमांशु को, तो होल्डर कौन बनेगा, हिमांशु। होल्डर कौन बनेगा, हिमांशु। बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने बिल ड्रॉ करा, उससे एक्सेप्टेंस कराई, मेरे पास बिल है, पेमेंट मैं रिसीव कर सकता हूं ना, मेरे पास हक है, जिसको मैं बोलूं वो करेगा, तो मैं कौन हो गया, होल्डर। मतलब चेक के केस में जिसपे ड्रॉन हुआ है, मतलब जो पेई है वो होल्डर हो जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉ करेगा वही होल्डर है, अगर कोई किसी को इंडोर्स कर देगा फिर वो होल्डर बन जाएगा। समझेगा, समझो ना। होल्डर का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करेगा लेमन में, ये लिखकर नहीं आना। अब मैं देख रहा था काफी बच्चे अपने आंसर में डिजोर डिफैक्टो लिखकर आ रहे थे, बेटा नहीं लिखना आपको, नहीं लिखना आपको, ये अलग कॉन्सेप्ट है, लैटिन में, लैटिन लॉ में निकाला हुआ ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया था। आपको डेफिनेशन लिखनी है सेक्शन 8 वाली, डिजोर डिफैक्टो अगर आपको लिखना है तो आप डेफिनेशन के बाद डाल दो कंटेंट बढ़ाने के लिए, आप मेन डेफिनेशन में कभी उसे यूज मत करना। मैंने देखा था टेस्ट में किसी ने करा था, एक दो बच्चों ने। आपको डेफिनेशन सेक्शन 8 वाली लिखनी है, उसके बाद आप बता सकते हो होल्डर डी जीरो होगा डी फैक्टो होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है ना। तो होल्डर बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करेगा, राइट। अब होल्डर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करे थे, डेफिनेशन में बाद में जाते हैं। एक है डी जूरे यानी होल्डर बाय लॉ,
एक है डी फैक्टो यानी होल्डर बाय फैक्ट। इसका क्या मतलब है बेटा, एग्जांपल सुनना। यहां पे ए है, यहां पे बी है। बेटा बी ने गुड सेल करे थे ए को, तो ए ने यहां पे बी को क्या ड्रॉ करके दे दिया है, चेक। बी को क्या ड्रॉ करके दे दिया, चेक। बी क्या उस चेक का असली हकदार है? बी ने गुड सोल्ड करे ना, वो हकदार है। मतलब चेक का पोजीशन भी बी को मिल गया और उस पोजीशन को रखने का राइट भी बी के पास है। उसे बोलते हैं होल्डर डी जुरे। होल्डर डी जुरे मतलब आपके पास लॉ का अधिकार है, चेक मिलना आपको था और है भी आपके पास, आप होल्डर बाय डी जुरे हो। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसे ही एक्चुअल में क्या मानता है, होल्डर। सर होल्डर बाय डी फैक्टो क्या होता है, चेक दिया बी को, बी के यहां से चेक हो गया या स्टोलन हो गया या कुछ भी हो गया और वो चेक रोड पे मिल गया सी को। अब भले ही सी टेक्निकली अगर लेमन लैंग्वेज में क्या वो चेक का होल्डर है, होल्डर तो है, लेकिन डी जुड़े या डी फैक्टो, बाय फैक्ट होल्डर है। मतलब उसके पास पोजेशन तो है बट राइट टू पोजेशन नहीं है। तो भाई खो के मिल गया गलती से, तो वो होल्डर डी फैक्टो हो गया। और नेगोशिएबल कहता है होल्डर, हम होल्डर उसे ही मानेंगे जो डी जुड़े होल्डर है। कौन सा वाला, डी जुड़े। मतलब वो व्यक्ति जिसके पास, जो एंटाइटल है पोजेशन को रखने के लिए और अमाउंट को रिकवर करने के लिए ऑन दी ड्यू डेट, जिसके पास चेक है और चेक होने का अधिकार भी उसी के पास होना चाहिए था, वो होल्डर होगा। अगर आपके पास चेक है बट आपके पास चेक रखने का राइट नहीं था बट फिर भी आ गया, तो आप होल्डर डी फैक्टो हो, जो एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर नहीं होता। क्लियर है? तो होल्डर का मतलब क्या है, दो बातों पे फोकस करना। पहली बात तो मैं यहां क्लियर कर दूं बेटा, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डी जुड़े ही होल्डर होता है, ये बंदा कभी होल्डर नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि नेगोशिएबल ने डेफिनेशन क्या दी देखो होल्डर की। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने क्या बोला, नेगोशिएबल बोल रहा है सेक्शन 8 होल्डर मींस, कैसी डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव। कैसी डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोल रही है कि होल्डर मींस एनी पर्सन एंटाइटल्ड हिज ओन नेम टू द पोजेशन, जिसके नाम पे पोजेशन आना था। एंटाइटल्ड मतलब जिसका हक है पोजेशन का। पोजेशन का हक कब होगा, जब आपने बगले बंदे को गुड्स सेल करे, अब मेरा हक है ना भाई पेमेंट रिसीव करने का। जिसने सी ने चुराया, क्या उसने कोई गुड्स बेचे थे, उसको चेक मिलना था, वो तो बाय फैक्ट मिल गया, रोड पे पड़ा हुआ चोरी करके कैसे भी मिल गया बाय फैक्ट, होल्डर सुना नहीं। अच्छा अगर किसी ने, मान लो यहां पे ऐसा होता, ए ने बी को चेक दिया, अब बी ने गुड्स खरीदे सी से और फिर वो चेक बी ने सी को दे दिया, इंडोर्स कर दिया। अब सी होल्डर बनेगा एज पर नेगोशिएबल, यस। अब वो होल्डर बनेगा क्योंकि उसने उस चेक का पोजीशन रखा है, क्योंकि वो एंटाइटल था पोजीशन रखने के लिए, उसका हक था, क्योंकि उसने बी को बदले में गुड्स बेचे हैं। समझ लो ना? तो एज पर नेगोशिएबल होल्डर कौन है, कह रहा है एनी पर्सन एंटाइटल्ड हिज ओन नेम टू द पोजीशन एंड एंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पार्टी। समझ लो क्या? इन सिंपल वर्ड, इसी को एक्सपैंड करोगे होल्डर को, होल्डर मींस राइट ओनर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अभी यहां पे सी कौन था, रॉन्ग ओनर, चोरी का चेक था ना। कंटेन्स राइट ऑफ पोजीशन। अच्छा अगर क्वेश्चन आया पर्सन हैविंग पोजीशन विदाउट द राइट ऑफ पोजीशन, क्या वो होल्डर होगा? फॉल्स स्टेटमेंट है भाई, फॉल्स। क्योंकि एज पर सेक्शन 8 आप होल्डर डिफाइन करोगे, पर्सन जो है उसके पास राइट होना चाहिए, पर्सन के पास पोजीशन होना चाहिए, बढ़िया, तभी आप होल्डर बनोगे एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कह रहे भैया मींस राइट ओनर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट ऑफ पोजीशन होना चाहिए, अ पर्सन हैविंग पोजीशन
पर्सन हैविंग पोजेशन विदाउट हैविंग राइट ऑफ पोजेशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज होल्डर। पोजेशन है लेकिन पोजेशन रखने का राइट नहीं है तो नेगोशिएबल कहता है होल्डर ही नहीं बेटा, छोड़ दो। समझे क्या? सेक्शन 8 क्या बोला? होल्डर। सेक्शन 8 क्या बोला? पोजेशन होना चाहिए, अपने नाम पे राइट ऑफ पोजेशन होना चाहिए और आप पार्टी से अमाउंट रिकवर करने के लिए एंटाइटल्ड होने चाहिए। आप होल्डर हो एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 ने बोलता है एचडीसी, इधर आओ बेटा समझने के लिए। अपन ने याद है मुझे मस्त वाला एग्जांपल लिया था आदित्य भाई डैडी वाला आईफोन, समझना। दो एग्जांपल एचडीसी क्या होता है, डेफिनेशन में बात जाएंगे, एग्जांपल समझो। यहां पे है डैडी, डैडी 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 है, ये डैडी है। डैडी ने आज जो है चेक पे साइन करा है, ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया मस्त, 1 लाख रुपए पेमेंट। आदित्य जहरीले को चेकबुक दिख गई साइन, कह रहा हूं माय गॉड इसी मौके का तो वेट था, कह रहा पागलों के सीए करूंगा ब्लैंक चेक। आदित्य भाई ने चोरी से चुपचाप, अब यहां पे या तो कोर्जन करी, फ्रॉड करा, स्टोलन करा, कुछ भी करा, साइंड चेक चुरा लिया। अच्छा एक बात बताओ, आदित्य जो है वो क्या एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर बनेगा? नहीं बनेगा। बताना है डिफैक्टो फैक्टो, उन्हें नहीं पता क्या डिफैक्टो है, लैटिन लैंग्वेज में नहीं पढ़ रहे अपन। हाँ यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो होल्डर नहीं होगा क्योंकि हमें पता है ना एज पर नेगोशिएबल होल्डर डीजूरे। डीजूरे मतलब पोजेशन है और पोजेशन का राइट है आपके पास। अरे भैया तुम चोरी करिए ना, कोर्जन करा, गन पॉइंट पे रख दिया पापा को, कर नया आईफोन चाहिए 14 प्रो, लाओ आ जाओ प्रसाद दो। भाई साहब कुछ भी करा आपने, कोर्जन करा, फ्रॉड करा, स्टोलन करा, अगर आपने ऐसी कोई एक्टिविटी करी और एक्टिविटी करने के बाद आदित्य गया मस्त शॉपकीपर, कह रहे भैया मस्त एकदम आज आपके भाई ने बहुत मेहनत करी है, कह रहा इतने मतलब, कह रहा ये देख रहे हो आपने किडनी बेची है, कह रहा किडनी बेच के आईफोन लूंगा। भैया बेचारे बोले भाई बेच दी होगी, अपनी बेची है, मेरी थोड़ी बेची है। भैया बोले भैया वो कोई आइडिया नहीं है। मैं बताऊं आदित्य का जो टाइटल है एज अ होल्डर जो है एज अ होल्डर, पहली बात तो होल्डर है नहीं क्योंकि इसका टाइटल वैलिड है डिफेक्टिव? डिफेक्टिव है भैया, इसका टाइटल है डिफेक्टिव। लेकिन ये गया शॉपकीपर वाले भैया के पास, इसने मांगा नया। आप जानो पर्पल से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 14 प्रो कौन सा लिया? पर्पल वाला। कह रहा नया कलर चाहिए, कह रहा आईफोन 14 दे दो भैया, प्रो, मैक्स, अल्ट्रा, 1 TB दे दो। क्या कह रहा चेक ला, कह रहा पैसे लो भैया। इसने जो है चेक किसको दे दिया बेटा? भैया को। चेक किसको दे दिया? भैया को। अरे भैया बन गए होल्डर, समझना, भैया बन गए होल्डर क्योंकि चेक आ गया। अगर कोई पर्सन चेक का होल्डर बन जाता है फॉर कंसीडरेशन, क्योंकि शॉपकीपर वाले भैया ने फ्री फोकट में नहीं दिया, शॉपकीपर वाले भैया ने क्या दिया बदले में? 14 प्रो दिया भैया, पर्पल कलर। अगर कोई पर्सन होल्डर है चेक का, शॉपकीपर होल्डर है, फॉर कंसीडरेशन दिया है, और अगर भैया किस में है बेटा? गुड फेथ में है। किस में बेटा? तो शॉपकीपर को हम बोलेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में समझ आया? होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन सा है? जो एक होल्डर है, मतलब राइट ऑफ पोजीशन उसके पास है। सेकंड, उसने फॉर कंसीडरेशन वो चेक मिला है उसे, और वो बिल्कुल गुड फेथ में ना, उसे नहीं पता भैया कोवर्जन हुआ है, चेक फ्रॉड का है, चेक चोरी का है, चेक रोड पे मिला, उसे कुछ नहीं पता। उसने चेक लिया बिल्कुल गुड फेथ में कि भैया आदित्य के पापा का ही तो साइन है, लड़के को फोन दिला रहे होंगे ना, लड़का भाई साहब पढ़ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, फोन दिलाते लड़के को। भैया ने कंसिडरेशन फोन दे दिया। अगर कोई होल्डर कंसिडरेशन के लिए गुड फेथ में रहते हुए कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव करेगा, वो पर्सन बन जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। और एक्सेप्शन मस्त ये वाली है कि भले ही आदित्य का टाइटल डिफेक्टिव हो, एचडीसी को हमेशा क्या टाइटल मिलेगा? वैलिड। कैसा टाइटल मिलेगा? वैलिड। मैं फिर से बता रहा हूं, ट्रांसफरर का टाइटल चाहे वैलिड हो या डिफेक्टिव, अगर जिसको वो ट्रांसफर हो रहा है
वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो उसका टाइटल क्या रहेगा? हमेशा वैलिड। इसका एग्जांपल देख लेना, मान लो अगर ए है, यहां पे डैडी जी उनसे चुरा के बी ले गया चेक को। अच्छा, अब ये जो चेक है ये क्या होगा? डिफेक्टिव टाइटल वाला होगा। अच्छा, बी से ऐसे बी ने कहा एक काम कर, सी तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू ले ले, कोई कंसिडरेशन नहीं दी, ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही दे दिया। सी गुड फेथ में भी है, होल्डर तो बन गया ये, क्योंकि इसके बाद पोजीशन आ गया। प्लस ये गुड फेथ में भी से पता नहीं चोरी का चेक है कैसा चेक है, बट फ्री पॉकेट में दिया, कोई कंसिडरेशन नहीं है। क्या सी एचडीसी होगा? तीनों कंडीशन फुलफिल करनी है, होल्डर रहना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए और गुड फेथ होना चाहिए, तब एचडीसी बनोगे। क्या यहाँ पे सी एचडीसी है? नहीं। और एचडीसी है नहीं है, इसका मतलब अगर बी का टाइटल डिफेक्टिव है, ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है, तो जो ट्रांसफर है उसका टाइटल भी क्या होगा? डिफेक्टिव। बेटा अगर वो एचडीसी है तब उसका टाइटल क्या बनेगा? वैलिड। कोई दिक्कत? पहले समझा एग्जांपल, मैं फिर से रिपीट कराओ। एचडीसी कौन है? रिपीट कराओ। कोई भी पर्सन, डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे, एचडीसी कौन है? एचडीसी मींस एनी पर्सन जो क्या है? होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैच्योर होने से पहले वो होल्डर बन गया। किस लिए बना है? फॉर, मतलब बदले में भैया आईफोन दिया तब कंसिडरेशन दी है। और किस में है बेटा? अच्छा, अगर शॉपकीपर वाले भैया को पता होता चोरी का चेक है फिर भी लेते, एचडीसी बनते क्या? तीनों कंडीशन फुलफिल करनी है। और अगर आप एचडीसी हो तभी आपके पास प्रिविलेज है कि आप डिफेक्टिव टाइटल वाले चेक को या प्रोमिसरी या बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या बना सकते हो? वैलिड टाइटल। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, सेम एग्जांपल, लेकिन इस बार डैडी का चेक कैसा था? ब्लैंक। पहला वाला चेक कैसा था? साइंड। साइंड से चुरा लिया, कोर्जन कर लिया, कुछ भी। इस बार भाई ने खाली चेक चुराया, उस चेक पे सब कुछ फिल कर दिया, 1 लाख अमाउंट, और साइन की बेटा क्या कर दी? फोर्जरी। फोर्जरी मतलब झूठे सिग्नेचर करती, पापा के आते थे उसे, और यहां फिर से वो चेक दे दिया और बदले में क्या ले रहा बेटा? आईफोन। अब देखो ये जो है ये होल्डर बन गया, प्लस इसके पास कंसिडरेशन भी इसने दी है, प्लस ये किसमें बेटा? तो ये क्या एचडीसी बनेगा? एचडीसी तो है फॉर श्योर, 100% शॉपकीपर क्या है? एचडीसी, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर आदित्य ने फोर्जरी से चेक लिया या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिया, तो बेटा उस केस में ना मजे की बात पता है क्या है? उस केस में मजे की बात यह है कि आदित्य के पास डिफेक्टिव टाइटल नहीं आएगा, आदित्य के पास आएगा एब्सेंस ऑफ टाइटल। क्या आएगा बेटा? एब्सेंस ऑफ टाइटल। और अगर एब्सेंस ऑफ टाइटल के केस में एचडीसी पे चेक गया, तब एचडीसी का टाइटल कैसा रहेगा? डिफेक्टिव। मतलब एचडीसी को प्रिविलेज तो मिली है कि वो डिफेक्टिव टाइटल वाले चेक को भी क्या बना देगा? वैलिड। वैलिड अगर वो एचडीसी है। लेकिन अगर चेक या बिल या प्रोमिसरी फोर्जरी से हुआ है, तो आदित्य का टाइटल तो डिफेक्टिव ही नहीं है ना, वहां पे एब्सेंस ऑफ टाइटल है। एब्सेंस ऑफ टाइटल को वो कभी वैलिड टाइटल नहीं बना सकता। दो बातें क्लियर? पहली चीज, एचडीसी कौन है? कोई भी पर्सन जिसके पास होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है बिफोर इट्स मेच्योरिटी। किसके लिए मिला है? कंसिडरेशन के लिए। कैसे है? गुड फेथ में। एचडीसी के पास बहुत सारी प्रिविलेज है, उनमें एक प्रिविलेज ये है कि अगर एचडीसी के पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको डिफेक्टिव टाइटल भी बोला, चोरी का है कैसे भी है, एचडीसी के पास आने पर अगर एचडीसी पापा से पैसे लेने गया और पापा मना कर रहे हैं, भैया एचडीसी मारेगा पापा, कहेगा मैं हूं एचडीसी, मैं हूं बदमाश, नाम चलता है पांचों गांव में। कह रहा भाई साहब एचडीसी को प्रिविलेज है डिफेक्टिव टाइटल वैलिड बनाने की, लेकिन अगर पापा का ब्लैंक चेक था और फोर्जरी है तो पापा उसका भूत बना देंगे मार मार के, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि डिफेक्टिव को वैलिड बनाओगे, लेकिन अगर फोर्जरी है तो आदित्य के पास तो डिफेक्टिव टाइटल भी नहीं था, उसके पास तो एब्सेंट ऑफ टाइटल था, और एचडीसी एब्सेंस ऑफ टाइटल को वैलिड नहीं बना सकता, वो डिफेक्टिव को वैलिड बना सकता है। क्लियर? नहीं भाई, वो शॉपकीपर के पास कोई प्रॉब्लम, वो आदित्य से फोन छीनेगा, आदित्य तो कुटेगा ही, पहले पापा से कुटेगा फिर शॉपकीपर से, वो तो पिटना ही है। बट यहाँ पे राइट अपन दे रहे, एचडीसी को इतना भी राइट नहीं दे रहा ना, ऐसे तो कोई भी चेकबुक काट के किसी का भी साइन फोर्स कर देंगे। अगर यहाँ पे पापा से साइन बुक हो गई, कोई चेक चोरी हो गया कुछ, तो हम मानेंगे जो नेग्लिजेंस है वो पापा के एंड पे थी, साइन चेक रख रहे हो भाई आप, और वो भी इतनी नेग्लिजेंस है, तो हम उन्हें पनिशमेंट देंगे, एचडीसी को सेफ रखेंगे। भाई अब यहाँ पे पापा की थोड़ी गलती है, चेकबुक क्लोज पड़ी है, ऐसे तो कोई भी फाड़ के फोर्स कर देगा,
यहाँ पे शॉपकीपर तू भाई ढंग से चेक तो कर, पापा का साइन है नहीं है, तेरी गलती है भाई, ठीक है ना, समझे क्या। तो एचडीसी खत्म, ये खत्म। बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत। बेटा क्या क्या पढ़ लिया सबसे पहले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब, असेंशियल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तीन टाइप के होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। तीनों का कॉन्सेप्ट बता दिया, तीनों के डिफरेंस बता दिए, तीनों के एसेंशियल बता दिए। उसके बाद में सेक्शन 8 और 9 पे, सेक्शन 8 में बोला होल्डर कौन होता है, सेक्शन 9 पे बोला होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है। होल्डर को याद रखना, होल्डर इन ड्यू कोर्स को तीन ट्रांजेक्शन दे देगा, कहेगा होल्डर है या एचडीसी है बताओ, ए बी सी, खत्म कर देगा 6 नंबर में, ठीक है ना, कंडीशन याद रखना बिल्कुल। और डी फैक्टो डी जूरे बाद में बता दो, पहले पहले जब भी होल्डर को डिफाइन करोगे कौन सी सेक्शन, सेक्शन 8 लगाओगे पहले, उसकी डेफिनेशन दोगे, फिर डी जूरे डी फैक्टो बनाना हो बना देना, अगर लग रहा है आपको कमी है। वैसे तो एग्जांपल दे देना तो कंटेंट भर जाएगा, एग्जांपल दे देना, ये वाला एबीसी वाला, कि ए से बी को मिला, बी से सी को मिला, सी ने चुराया था, अब बी तो होल्डर था लेकिन सी होल्डर बन ही नहीं पाएगा। और जब ये वाला हो एचडीसी का कंटेंट कम लग रहा है तो एक एग्जांपल दे देना डैडी वाला, ठीक है। फादर से सन ने चोरी कर, नहीं नहीं नहीं, होल्डर नहीं हो, होल्डर नहीं, डी फैक्टो वाला हो सकता है वैसे, बता आप बताना होल्डर ही नहीं है। उसके बाद बस चेक का पोजीशन है विदाउट एनी राइट ऑफ पोजीशन, हो गया जी। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है भैया एचडीसी की बात कर रहा है, कह रहे एचडीसी को अपन कुछ प्रिविलेजेस देंगे, पांचों काम का बदमाश, तो उसे तो प्रिविलेज देनी बनती है। तो अगला टॉपिक है प्रिविलेजेस टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखो बेटा पहला प्रिविलेज तो आपको पता है, कोई भी डिफेक्टिव टाइटल को एचडीसी क्या बना सकता है, वैलिड टाइटल। कोई भी डिफेक्टिव टाइटल को एचडीसी क्या बना सकता है, ये प्रिविलेज है ना। तो पॉइंट नंबर 4 पे आओ, पॉइंट नंबर 4 ने यही बोला, इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऑब्टेन हुआ अनलॉफुल मीन से, अनलॉफुल कंसिडरेशन से, या फिर कह रहा है इंस्ट्रूमेंट क्योर्ड फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब हो कैसा भी हो, वो अपने आप सारे डिफेक्ट से क्योर हो जाएगा जब वो किसके हाथ में आएगा, एचडीसी। एचडीसी कौन, होल्डर, कंसिडरेशन, गुड फेथ। फोर्थ पॉइंट तो ये कह रहा है, नोट लिखा है, एचडीसी एक्वायर अ वैलिड टाइटल विच फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट इवन इफ टाइटल ऑफ द अदर पर्सन वॉज डिफेक्टिव। तो फोर्थ पॉइंट तो हमने पढ़ा हुआ है, बाकी देख लो बेटा, बाकी देख लो फटाफट। पहला पहला प्रिविलेज है इन केस ऑफ इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट ये क्या होता है सर, समझना बेटा, समझना। इनकोहेट बेटा, ए ने बी को एक चेक दिया, मतलब ए ने पहले क्या, बी ने क्या करे, गुड सेल करे, गुड सेल करे बेटा 3000 के, गुड सेल कितने के करे, 3000 के। ए ने क्या करा, ए ने एक चेक ड्रॉ करा, उस पर साइन करे प्लस स्टैम्प करिए, सॉरी से वो मतलब चेक, चेक में तो स्टैम्प नहीं होगा ना, चेक में तो सिर्फ साइन होता है। हम बिल ले लेते ताकि और बेटर रहे। एक बिल लिया, बिल ड्रॉ करा बी ने कि भैया पैसे लूंगा, अब यहां पे ये चेक ही ले लो, स्टैम्प हटा दो। ए ने चेक लिया, चेक में सिर्फ साइन मार दिया अपना, सिर्फ साइन मारा, साइन के अलावा बाकी सारी चीजें अनफिल्ड है। कैसी है, अनफिल्ड। उसे बोलते हैं इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें साइंड एंड स्टैंप लगी हो, उसके अलावा पूरा इनकम्प्लीट है। कैसा है, इनकम्प्लीट या अनफिल्ड, दैट इज इनकोहेट। अच्छा चेक में स्टैंप दोगी क्या, चेक में बस साइन होगा, बाकी सब इनकम्प्लीट है, तो इनकोहेट है। अब देखो क्या प्रिविलेज है, ए ने बी को दे दिया, ठीक है, बी ने आगे सी को दे दिया, सी नॉर्मल होल्डर है, नॉर्मल होल्डर है, सी ने डी को दिया। जब बी से सी को मिला, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट है। सी ने बस एक काम करा, गुड सोल्ड कितने के करे थे, 3000 के ना, चेक में सिर्फ साइन रखा है, बी ने कहा, सी ने कहा काम करता हूं, डी को 5000 देना ना, अमाउंट में क्या लिख दिया बेटा, 5000। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट मतलब जो साइन और स्टैम्प है, बाकी सब ब्लैंक है। तो ए से बी को मिला, बी से सी को मिला, सी को एक जगह पेमेंट करनी थी 5 की, उन्होंने कहा इनकोहेट तो है, काम करता हूं, अमाउंट में 5000 लिखे और डी को दे दिया, और डी जो है वो एचडीसी है। अगर एचडीसी के पास एक इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट आया जिसकी अमाउंट जो फिल है वो जितनी एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा फिल है, तब भी एचडीसी 5000 रिकवर करने का राइट रखता है।
अगर बी होता, सुन लो, अगर बी एक नॉर्मल होल्डर है, अगर बी उस पर 5,000 लगता तो क्या वो वैलिड होता? कब नहीं चलता, 3 ही कर सकता है। सी अगर 5,000 करता, वैलिड होता? सी ने 5,000 लिख के किसको दे दिया? डी को। डी कौन है? एचडीसी। तो एचडीसी की पहली प्रिविलेज ये है कि इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में अगर आपने ड्यू अमाउंट से ज्यादा अमाउंट फिल भी कर दिया तो एचडीसी वो अमाउंट रिकवर कर सकता है जो उसमें फिल है। मतलब टेक्निकली ए का डेट 3,000 का था, लेकिन अगर एचडीसी के पास वो चेक आ गया और उसमें 5,000 की भी अमाउंट है तो डी उससे कितने रिकवर करेगा? 5,000। समझ लो भैया। कह रहे कोई भी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक विच इज साइंड एंड स्टैम्प, जो क्या है? बस साइंड है और स्टैम्प्ड है, बट अदरवाइज इनकोहेट, दैट इज अनफिल्ड, या फिर आप समझो क्या? इनकम्प्लीट। अनफिल्ड या इनकम्प्लीट। एचडीसी हैज द राइट टू रिकवर द होल अमाउंट even though the amount filled was more than the due to him। भाई 3,000 का अगर एचडीसी ने 5,000 भर दिए तो भैया 5,000 रुपए। हाँ, आपके आगे गालियां बकेगा बी को सी को, वो उनकी मैटर है। अपन तो एचडीसी की प्रिविलेज पढ़ रहे ना, एचडीसी को 5 मिलेंगे भैया, बाकी दुनिया आगे लगा। इससे मतलब सी को जाने की जरूरत है तो कितना भी बढ़ दे, कितना बड़े, इसमें एक लिमिट होती है बेटा, वो ना स्टैम्प की लिमिट होती है। हाँ, चेक में तो कितना भी भर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैम्प लगती है। अब स्टैम्प ना डिपेंड करती है स्टैम्प की लिमिट कितनी होती है। 100 रुपए की स्टैम्प की वैल्यू मान लो वो ट्रांजेक्शन अप टू 10,000 तक डील करती है और हम फिर उससे ज्यादा नहीं भर सकते, ये होता है। बट चेक में तो कोई लिमिट नहीं है, तो अगर उसने अमाउंट भर दी कितनी भी ज्यादा, एचडीसी के पास आ गया तो भैया ए को पकड़ो, ए से पूरा रिकवरी करवाएगा उस अमाउंट की जितना भरा होगा। कोई दिक्कत? अगली प्रिविलेज पे आओ बेटा, फिक्टिशियस बिल। फिक्टिशियस मतलब फिक्टिशियस मतलब लिखा है, देखो क्या लिखा है वहां पे? सपनों में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपनों में मिलती है। गाना सुना है? वो कुड़ी, मैं बचपन से गाना सुन रहा हूं, आज तक उस बंदे को सपनों में मिली है, क्योंकि वो कुड़ी क्या है? फिक्टिशियस। कैसी कुड़ी है बेटा? जब भी फिक्टिशियस समझना है, सपनों में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपनों में मिलती है। बचपन से अभी तक बड़ा हो गया हो, अभी तक उसकी सपनी कुड़ी ही सपनों में मिल रही है। मैं हर बार वो गाना सुन के बोलता हूं अभी तक इसे कुड़ी नहीं मिली। ठीक है, तो बेटा क्योंकि कुड़ी जो है, आप लिख सकते हो बैठक में, कुड़ी इज फिक्टिशियस। अब तो हिमांशु भाई को भी कुड़ी मिल गई, अभी अभी उसे नहीं मिल रही। जब फिल्म के हीरो को नहीं मिली तो आपको कैसे मिल जाएगी? अबे मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ भाई, कह रहे आपको कैसे मिल जाएगी। चलो, फिक्टिशियस का मतलब क्या है भैया? सीधी सी बात बोल रहा है, कह रहे अगर आपका जो बिल है वो किसी फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे ड्रॉ है, किसी फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे ड्रॉ है, दैट इज नॉट रियल, या कोई इमेजिनरी बंदा है। मतलब मान लो बी ने एक चेक काटा, चेक काटा रामू के नाम का, बी किसी रामू को नहीं जानता, फिक्टिशियस है, इमेजिनरी, काट दिया, मजे में काट दिया। अगर ये रामू के नाम का चेक गलती से किसी ने चुरा के एचडीसी को दे दिया तो बाद में भी ये नहीं बोल सकता कि ये चेक तो फिक्टिशियस पे कटा है, ऐसे किसी को तो जानते ही नहीं हूं मैं। भैया नहीं कर सकते आप। एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट प्लीड टू एचडीसी दैट द बिल ड्रॉ इज इन अ फिक्टिशियस नेम एंड ही कैन नॉट रिफ्यूज दी पेमेंट। भैया अगर आपने काट दिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, कट गया आपको, आपका आ गया। नो इफेक्ट ऑफ कंडीशनल डिलीवरी विच इज ऑल्सो नोन एज एस्क्रो। ये क्या होता है? ए ने बी को बिल दिया, ए ने बी को बिल दिया, बिल बिल नहीं बिल, पता क्या लिखा था? जैसे ही शिप आ जाएगी, शिप आने के 1 मंथ में बिल की पेमेंट कर दूंगा। कंडीशन लगाइए, कंडीशन, बिल पे क्या लगाइए? कंडीशन लगा दी, ठीक है। जैसे ही शिप आ जाएगी 1 महीने में पेमेंट कर दूंगा। अगर ये बी ने आगे ट्रांसफर कर दिया किसी एचडीसी को और बोलेगा शिप आएगी 1 महीने में पेमेंट होगी, एचडीसी का इतना मारूंगा ना,
सीधा अगले दिन जाएगा एक एक घर, भैया पेमेंट निकाल। क्योंकि कंडीशनल डिलीवरी या एस्क्रो का एचडीसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं है भाई। जिस दिन एचडीसी के हाथ में चेक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ गया, वो उस दिन उसकी पेमेंट डिमांड कर सकता है। किसी कंडीशन का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑल्सो टेक्निकली हमने देखा था कि बिल और जितने भी टूल होते हैं वो अनकंडीशनल होने चाहिए, अनकंडीशनल होने चाहिए। बट अगर ऐसी कोई कंडीशन लगा रहा है कोई पर्सन, उस केस में भी एचडीसी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। एचडीसी के लिए सारे बिल जो है अनकंडीशनल होंगे, भले कंडीशन हो या ना हो। तो वही ना, कंडीशन सर्टेन है, लगा लो आप। इस एग्जांपल में तभी तो मैंने शिप का आना लिया है। चल डेथ का ले ले, जैसे इसकी डेथ हुई तब उसके एक महीने बाद पेमेंट दूंगा, सर्टेन है, ये तो वैलिड चलेगा। लेकिन भैया एचडीसी कहेगा कंडीशन का तो इफेक्ट ही नहीं पड़ता। जिस दिन एचडीसी के हाथ में आया बिल, उसी दिन पेमेंट लेने चला जाएगा, क्योंकि वो कहता है एस्क्रो का रूल मिलकर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, 3 प्रिविलेजेस बता दी। पहला, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा अमाउंट भर सकता है। फिक्टिशियल बिल पे बंदे पे नाम कट गया, उसे कोई लेना देना नहीं, वो पेमेंट करने का भैया रिसीव। थर्ड है कंडीशनल डिलीवरी का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। फोर्थ मैंने पहले ही बता दिया, अगर कोई डिफेक्टिव टाइटल वाला बिल एचडीसी के पास चला गया तो उसका टाइटल क्या हो जाएगा बेटा, वैलिड, क्योंकि वो सारे डिफेक्ट्स को क्योर कर देता है, राइट। और ये नॉर्मल नॉर्मल से कह रहा है ओरिजिनल वैलिडिटी, ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिनाइड। इस पॉइंट में सिंपल सी ये बात बोली है कि कोई भी मेकर, कोई भी ड्रॉअर, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज का, चेक का या प्रॉमिस नोट का, इंस्ट्रूमेंट की ओरिजिनल वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। ओरिजिनल वैलिडिटी मतलब क्या है? ए ने बी को एक चेक दिया, बी से वो सी पर आया जो कि एक एचडीसी है। जब एचडीसी ए से पेमेंट लेने गया तो ये इस चेक पे क्वेश्चन मार्क उठा रहा है कि भैया एस कौन है क्या, हमें तो पता ही नहीं है। तो भैया वो कह रहा है आप जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट देंगे एचडीसी से, उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते कि ऐसा चेक तो हमने दिया ही नहीं था, कभी पूछ ही नहीं सकता अगर वो एचडीसी है, आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ इन केस ऑफ पेज कैपेसिटी टू इंडोर्स इज डिनाइड। अगर एचडीसी के पास चेक चला गया, ए कह रहा है मैंने तो बी को बोला था इंडोर्स ही नहीं करना, कैसे इंडोर्स कर दिया, सी पता क्या कहेगा, बी से पूछ कैसे कर दिया, मैं हूं एचडीसी, मैं तो पेमेंट लूंगा भैया। ना ही आप इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठा सकते हो पेमेंट के टाइम पे, ना ही आप जिस पर्सन ने एचडीसी को दिया उसके इंडोर्समेंट पे क्वेश्चन उठा सकते हो। जो क्वेश्चन उठाना उठा लो, पेमेंट तो एचडीसी को जाएगी भैया। मतलब कहने का मतलब है, अगर एचडीसी के पास चेक आ गया, चाहे खराब, चाहे इनकम्प्लीट, चाहे फिक्टिशियस बिल के नाम पे, चाहे कंडीशनल, उसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट हाथ में आया, एचडीसी क्या रिसीव करेगा, पेमेंट। तो प्रिविलेजेस कितनी हो गई बेटा, 6। मेजर याद रखना, सिर्फ स्टार्टिंग की 3 या 4 ही है। पहला इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा फिक्टिशियस बिल, तीसरा कंडीशनल डिलीवरी का कोई भी इफेक्ट नहीं है। चौथा पॉइंट है सारे डिफेक्टिव टाइटल को क्या बना देगा, वैलिड टाइटल, मतलब डिफेक्ट को क्योर कर देगा। ये 4 मेन है। बाकी 2 क्या है, ओरिजिनल वैलिडिटी पे क्वेश्चन नहीं उठेगा और अकाउंट पेई की एंडोर्समेंट की कैपेसिटी पे क्वेश्चन नहीं उठेगा। 4 फिर से बता रहा हूं, पहला इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, फिक्टिशियस बिल, नो इफेक्ट्स ऑफ कंडीशनल, जो भी नो इफेक्ट्स ऑफ कंडीशनल डिलीवरी, और फोर्थ पॉइंट है डिफेक्टिव को क्या बना देगा, वैलिड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म, एसेंशियल एलिमेंट खत्म, बिल ऑफ एक्सचेंज के तीनों टाइप्स खत्म, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, सबका डिफरेंस खत्म। होल्डर क्या होता है, एचडीसी क्या होता है, वो खत्म। एचडीसी की प्रिविलेजेस क्या होती है, वो खत्म। कोई दिक्कत, सही जा रहा है एकदम। ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा आपको किसी को अभी तक कोई डाउट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नो सर। बहुत बढ़िया, चलिए बेटा आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा बचा है आज के लिए, बस थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है, आ जाओ फटाफट। क्या अगला टॉपिक क्या है बेटा? अगला टॉपिक है क्रॉसिंग ऑफ चेक। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन, 2-3 अटेम्प्ट होगा, क्वेश्चन आया नहीं अभी तक। 2-3 अटेम्प्ट क्रॉसिंग से अभी तक क्वेश्चन नहीं बनाए। फटाफट से देखो जरा, क्रॉसिंग क्या होती है बेटा?
बेटा चेक जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्रॉस्ड। एक चेक होता है ओपन, एक होता है क्रॉस्ड। नॉर्मल चेक काट दिया, दे दिया, दैट इज ओपन चेक। ओपन चेक की, नॉर्मल चेक की आप या तो अकाउंट में पेमेंट करवा सकते हो, अकाउंट में रिसीव करते जनरली लोग, अगर आप चाहो तो एट दी काउंटर देके उसे तुरंत इन कैश करा सकते हो। मतलब ओपन चेक जो है वो अकाउंट में भी जा सकता है बैंकर टू बैंकर पेमेंट के लिए, या फिर इन ओवर दी काउंटर कैश पेमेंट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप प्रेफर करो। अगर आपने क्लियरेंस बॉक्स में डाल दिया तो वो 2 दिन बाद अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आप ओवर दी काउंटर शो कर दोगे तो ऑन द स्पॉट चेक जो है वो कैश में मिल जाएगा। उसकी भी कुछ लिमिट्स होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ लिमिट्स होती है कि अगर आपको 2 लाख का ऐसे एकदम से आप बड़े विड्रॉल नहीं कर सकते, करने तो आपको पहले नोटिफाई देना पड़ता है बैंकों की, भैया मैं निकलवाऊंगा पैसे इतने, अकाउंट में होनी भी चाहिए मानसू, पहले बता रहा हूँ, कहीं कह रहा है पहले बता रहा हूँ भाई 2 लाख रुपए निकलवाऊंगा, चेक काट दिया लाओ। ठीक है, तो ओपन चेक कैसे बेटा, इन कैश एट द काउंटर। और पेमेंट कैसे होगी बेटा इसका, कैश पेमेंट। कैश मतलब कैश पेमेंट पॉसिबल है, बैंक टू बैंक भी पॉसिबल है। बेटा क्रॉसिंग जो है, क्रॉसिंग जब आप किसी चेक पे क्रॉसिंग मारते हो, क्रॉसिंग का मतलब है आप चेक के अपर लेफ्ट साइड में दो पैरेलल लाइंस खींचते हो, दो पैरेलल लाइंस खींचते हो, दैट इज क्रॉसिंग ऑफ चेक। उसे क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक। और जब आप क्रॉसिंग करते हो तो चेक बन जाता है क्रॉस चेक। क्या बन जाता है, क्रॉस। अब इससे फर्क क्या पड़ता है बेटा, क्रॉस चेक जो है, क्रॉस चेक वो एट दी काउंटर नो कैश पेमेंट, काउंटर से कभी भी आप कैश पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते क्रॉसिंग में। क्रॉसिंग करने का पर्पस है आप जो है कैश को रोककर सिर्फ बैंकर टू बैंकर पेमेंट को प्रेफर करते हो। बैंकर टू बैंकर, अगर मैंने एक चेक काटा नॉर्मल ओपन चेक, बैंक में कराओ कैश कराओ आपकी मर्जी, लेकिन अगर मैंने चेक काटा उसके अपर लेफ्ट में दो पैरेलल लाइन खींच दी तो चेक हो गया क्रॉस। और अगर क्रॉस चेक हो गया तो जो होल्डर है वो उससे कैश पेमेंट नहीं ले सकता। मतलब जिस पर्सन का उसके नाम में या जिस पे इंडोज हुआ होगा कोई फर्दर इंडोज कर दे तो जो फाइनल होल्डर है उसके अकाउंट में ही जाएगा पैसा। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एकदम क्लियर। और ऑब्जेक्ट क्या होंगे क्रॉसिंग के, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, कह रहे हैं क्रॉसिंग जो है वो अफेक्ट करता है मोड ऑफ पेमेंट को। किसको अफेक्ट करता है, मोड, क्योंकि ओपन में अपन ऑट दी काउंटर कैश पेमेंट ले सकते हैं, क्रॉस वाले की सिर्फ कैसे होगी, बैंकर टू बैंकर, मतलब मोड पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा लेकिन क्या क्रॉसिंग करने से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफरेबिलिटी में फर्क पड़ेगा, भैया एन नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल, डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफरेबिलिटी और नेगोशिएबिलिटी ऑफ अ चेक। और हमेशा याद रखें क्रॉसिंग बेटा क्या है, एक तरह की मटेरियल ऑल्ट्रेशन। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक था ऑल्ट्रेशन का, याद है आपको, जब आप ऐसा कोई चीज करते हो जिससे उसका नेचर बदल जाता है, लाइबिलिटी बदल जाती है, दैट इज ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मटेरियल होगी तो पंगा हो जाएगा। और अभी लास्ट रिटर्न में क्वेश्चन भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल ऑल्ट्रेशन और नॉट, और 3-4 केस दे दी थे, तो अगर ना क्रॉसिंग करना इज अ मटेरियल ऑल्ट्रेशन। लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था जो मैंने चेक टेस्ट में भी दिया था कि एक बंदा है उसने ना एक मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डेट मेंशन नहीं थी और उसने ऑन डिमांड लिख दिया, मटेरियल थी, क्योंकि अगर डेट मेंशन नहीं है तो वो क्या होगा, ऑन डिमांड ही है, ऑन डिमांड को ऑन डिमांड बनाया, नॉट अ मटेरियल अल्टरेशन। तो बड़े ध्यान से समझना है, उसके नेचर पे इफेक्ट आ रहा है तो मटेरियल अल्टरेशन होती है, और क्रॉसिंग पे नेचर पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि आप कैश पेमेंट को तो ब्लॉक कर दोगे ना, आप सिर्फ क्या करोगे, बैंक टू बैंक। समझेगा, क्रॉसिंग समझ गए। क्रॉसिंग बेटा चेक कितने टाइप का होता है, दो, एक होता है ओपन, एक होता है क्रॉस। ओपन और ओपन वाला एंड का आप ओवर द काउंटर कैश पेमेंट ले सकते हो। जो क्रॉस चेक है, क्रॉस कब होगा, जब आप लेफ्ट अपर साइड में दो पैरेलल लाइन खींच दोगे, राइट में भी खींच सकते हैं बट जनरली लेफ्ट में खींचते हैं, कहीं भी खींच दो, लेफ्ट अपर में दो पैरेलल लाइन खींचोगे उसे बोलेंगे क्रॉस। क्रॉस होने के बाद भैया आप ओवर दी काउंटर कैश पेमेंट नहीं ले सकते, सिर्फ पेमेंट कैसे होगी, बैंकर टू बैंकर, मतलब जो स्पेसिफाइड बैंकर है, पेइंग बैंकर, वो पे करेगा टू दी कलेक्टिंग बैंकर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होंगे बेटा, सबसे पहला मोड ऑफ पेमेंट इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो नेगोशिएबिलिटी ट्रांसफरेबिलिटी है वो इफेक्ट नहीं होगी। और क्रॉसिंग क्या एक तरह की मटेरियल ऑल्ट्रेशन, क्या एक तरह की, वेरी गुड। अब आओ अगला कॉन्सेप्ट, सॉरी बेटा आवाज आ रही है आपको, हेलो आवाज आ रही है,
हाँ सॉरी Yes, बेटा, sir. गलती से बटन दब गया था। Yes, sir. ठीक है, क्रॉसिंग 4 टाइप की थी, इस पे आओ फटाफट। क्रॉसिंग को अपन ने 4 टाइप में डिवाइड करा था। एक होती है जनरल क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग। 4 तरह की क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, नॉन नेगोशिएबल। 2-2 मिनट के काम है भाई, 2-2 मिनट के, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहला देखो जनरल क्रॉसिंग। अगर आप चेक के अपर लेफ्ट साइड में 2 पैरेलल लाइन खींच दो, 2 पैरेलल लाइन, या फिर 2 पैरेलल लाइन के बीच में एंड कंपनी लिख दो, तो वो बन जाती है जनरल क्रॉसिंग। क्या बन जाती है? जनरल क्रॉसिंग होती है, जो ऊपर क्रॉसिंग थी वही बनती है। मतलब ओवर द काउंटर कैश पेमेंट, पेमेंट कैसे होगी? बैंकर टू बैंकर, पेइंग बैंकर टू कलेक्टिंग बैंकर। कोई दिक्कत? जनरल क्रॉसिंग में याद रखना, लिखते क्या है, 1 मार्क में एमसीक्यू में आ जाएगा। या तो डबल ट्रांसफर पैरेलल लाइन खींच दो, या फिर लाइन के बीच में क्या लिख दो, एंड कंपनी, तो जनरल क्रॉसिंग बनेगा। और बिल्कुल बेसिक क्रॉसिंग है, बैंकर टू बैंकर पेमेंट ओनली। अगला हो बेटा, अगर आप 2 पैरेलल लाइन खींचो और उसके बीच में लिख दो अकाउंट पे, क्या लिख दो? अकाउंट पे। पे कौन पर्सन होता है? जिसको पेमेंट रिसीव होती है। या लिख दो अकाउंट पे ओनली, उसे बोलते हैं अकाउंट पे क्रॉसिंग। जब भी आप अकाउंट पे क्रॉसिंग मारोगे, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उस चेक की जो पेमेंट है, वो सिर्फ उस व्यक्ति को मिलेगी जिसके नाम पे वो ओरिजिनली ड्रॉन था। अगर मैंने मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूं, सॉरी चेक ड्रॉ कर रहा हूं, और अकाउंट पे क्रॉसिंग मार दी, नीचे लिख दिया अकाउंट पे, और वहां पे पेई के नाम पे लिख दिया हिमांशु, तो भैया उस चेक की पेमेंट बैंक टू बैंक होगी पहली चीज, और मेरे बैंक से सिर्फ किसके बैंक में होगी? हिमांशु के अकाउंट में होगी। अगर हिमांशु उसे आदित्य को इंडोर्स करना चाहे, अपनी कंसेंट भी दे दे, तब भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये ना बड़ा एक्सेप्शन केस है। अकाउंट पे क्रॉसिंग से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हिल जाती है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। लेकिन अकाउंट पे क्रॉसिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफरिंग पावर पे स्टॉप लगा देती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं ऐसे? क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो ट्रांसफरेबिलिटी है ना फ्रीली, उसे रोक देती है। तो अलग ही चीज, अलग ही कुछ क्रिएट हो गया एक्सेप्शन। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंट पे ही समझ आ गया, डबल लाइन अकाउंट पे ही है, डबल लाइन अकाउंट पे ही ओनली। नॉन ट्रांसफरेबल है, कैसी है बेटा? नॉन ट्रांसफरेबल, भैया फिर नहीं कर सकते। ए ने बी को दे दिया तो बी के अकाउंट में पेमेंट आएगी, वो भी अकाउंट टू अकाउंट। क्या बोला? एक्सेप्शन ऑफ जनरल रूल। क्योंकि जनरल रूल क्या होता है? नेगोशिएबल का मतलब क्या था? फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट यहां थोड़ी हो रहा, इसलिए अकाउंट पे क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं बेटा? रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। 1 मार्क में आ जाएगा। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग 4 ऑप्शन दे देगा। ओनली टू दी पेई, पेई भी कौन सा वाला? ओरिजिनल पर्सन। एंडोर्समेंट तो होगी नहीं भैया। आ गया बेटा। स्पेशल क्रॉसिंग, अगर आप 2 पैरेलल लाइन खींचो, उसके बीच में किसी बैंक का नाम लिख दो। किसका नाम लिख दो बेटा? अकाउंट पे नहीं, बैंक का, एक्सिस, एचडीएफसी, कैनरा, सिंडिकेट, कुछ भी कुछ भी, पीएनबी, 2 लाइन खींची, बैंक का नाम लिख दिया, इसे बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में आप बंदा किसी भी के अकाउंट में पेमेंट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस बंदे का अकाउंट उसी बैंक में होना चाहिए। मतलब पेइंग बैंकर, अगर मैंने एक्सिस बैंक लिखा है, तो सिर्फ पेमेंट कहां पे जाएगी? एक्सिस बैंक पे। किस पे जाएगी? एक्सिस बैंक पे। मतलब यहां पे या तो आप एक बैंक लिख दो। अब बंदे कहेंगे सर 2 बैंक में पेमेंट चाहिए अगर अपने, तो बेटा 2 बैंक का नाम नहीं लिख सकते। लिख सकते हो अगर अगर एक बैंक दूसरे का कलेक्टिंग एजेंट है। क्या है? कलेक्टिंग एजेंट। मान लीजिए मेरे बहुत सारे चेक आते हैं एक्सिस बैंक में, और मैंने बोला यार मैंने ना इतने सारे चेक होते हैं, मैं संभाल नहीं पाता, एक काम कर एचडीएफसी तो मेरा चेक क्लियरिंग एजेंट बन जा। चेक क्लियर करने के लिए तू करे मैं करे एक ही बात है। तो अब तो एजेंट बन गया, तो दो यूनिट थोड़ी हो गई, 1 यूनिट हो गई। उस केस में आप 2 बैंक का नाम लिख सकते हो। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन बोले कि कभी भी किसी भी केस में स्पेशल क्रॉसिंग में एक से ज्यादा बैंक नहीं आएगा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कभी भी किसी भी केस में नहीं ना। अगर एक बैंक दूसरे का कलेक्टिंग एजेंट है चेक का, तब 2 का नाम आ सकता है, वरना नहीं, हमेशा कितने का आएगा? 1 का। लेकिन यहां पे चल का है, पेमेंट कैन बी मेड ऑब्टेन सॉरी
only through particular banker whose name appear between the lines। भैया पेमेंट उसी बैंक में होगी जो जो लाइन के बीच में नाम लिखा है, ठीक है। मोर देन वन बैंकर के केस में नॉट अलाउड, एक से ज्यादा बैंक तो लिख नहीं सकते। बट इफ वन बैंक इज एजेंट दी अनदर फॉर कलेक्शन ऑफ चेक, देन फिर पॉसिबल है भैया, ठीक है। तो क्रॉसिंग कितने टाइप की? चार। पहला जनरल क्रॉसिंग, दो ट्रांसफर लाइन या दो ट्रांसफर लाइन एंड कंपनी, नो कैश पेमेंट ओवर द काउंटर, ओनली बैंक टू बैंक। सेकंड कौन सी थी? अकाउंट पे ही या अकाउंट पे ही ओनली। इस क्रॉसिंग में आप जब भी इसे करोगे तो नेचर बन जाएगा नॉन ट्रांसफरेबल, जनरल रूल का एक्सेप्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, और इसकी पेमेंट सिर्फ उस पे होगी जो ओरिजिनली जिस पे चेक ड्रॉ हुआ था, ठीक है ना। थर्ड बोला स्पेशल क्रॉसिंग, दो ट्रांसफर से लाइन और बीच में बैंक का नाम लिख दो, तो भैया उसी बैंकर को पेमेंट होगी, ठीक है। आप एक से ज्यादा बैंक नहीं लिख सकते, लिख सकते हो अगर एक बैंक दूसरे का कलेक्टिंग एजेंट है तब लिख सकते हो। और लास्ट बेटा नॉन नेगोशिएबल। ये बच्चे ना कई बार नॉन नेगोशिएबल पढ़ के ना उल्टा समझ लेते हैं, वो अकाउंट पे ही को समझ लेते हैं। नॉन नेगोशिएबल मतलब ये नहीं समझना ट्रांसफर नहीं हो सकती। बेटा क्लियर कर रहा हूं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं अकाउंट पे और इसमें, क्योंकि दिखने में ये लग रहा है। बेटा ये हमेशा फ्रीली ट्रांसफरेबल होगी। नॉन नेगोशिएबल अवेज कैसी होगी? फ्रीली ट्रांसफरेबल एन नंबर ऑफ टाइम्स, कोई गड़बड़ नहीं है, जितना करना करो, बस इसमें एक डिफरेंस हो जाता है। अगर मान लीजिए ए जो है वो एक चेक देते हैं बी को जिसमें नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग मार दी उन्होंने, क्या मार दी? नॉन नेगोशिएबल, दो लाइन लिखी, नॉन नेगोशिएबल लिख दिया उसके बीच में। ये होल्डर है, बिल्कुल इसने गुड्स दिए थे, बिल्कुल बढ़िया होल्डर है। यहां से चेक स्टोलन हो गया और किसके पास आ गया बेटा? सी के पास। अब मुझे बताओ सी के पास वैलिड टाइटल है डिफेक्टिव? डिफेक्टिव टाइटल है। अब भैया अगर सी के पास डिफेक्टिव टाइटल है, ये चला गया आईफोन लेने शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर ने दे दिया आईफोन, इसने दे दिया ये वाला चेक। अब शॉपकीपर कौन है? एचडीसी। कैसे सर? ये होल्डर है, कंसिडरेशन दी है, और किसमें बेटा? और हमने ऊपर प्रिविलेज पढ़ी थी कि अगर एचडीसी के पास डिफेक्टिव टाइटल वाला चेक आया तो वो क्या बन जाता है? वैलिड। अगर एचडीसी को डिफेक्टिव टाइटल वाला चेक मिला और चेक के ऊपर नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग है तो इवन एचडीसी को भी टाइटल जो जाएगा वो डिफेक्टिव ही जाएगा। ये फायदा होता है नॉन नेगोशिएबल का। मीटिंग एंड हाँ, आप जो है सीधा मना कि भैया कोई पेमेंट नहीं होगी, डिफेक्टिव टाइटल। टेक्निकली अगर नॉर्मल होता तो एक ही ऑब्लिगेशन थी। हाँ, फिर आप बाद में जिससे लड़ लो, चोरी जिसने करा उससे लड़ते फिर, कोई दिक्कत नहीं है। एचडीसी तो पहले पेमेंट लेके जाएगा, लेकिन अगर नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग मारी है तो इवन एचडीसी का टाइटल भी क्या रहेगा? डिफेक्टिव। अगर ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव निकला, समझ ना, सी से डिफेक्टिव टाइटल आ गया, अब हर बार डिफेक्टिव रहेगा। नॉन नेगोशिएबल में एचडीसी का भी टाइटल डिफेक्टिव रहता है, लेकिन जनरल रूल में हमने क्या पढ़ा था? डिफेक्टिव टाइटल को एचडीसी क्या बनाता है? वैलिड। लेकिन अगर चेक डिफेक्टिव टाइटल है और चेक में नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग है तो एचडीसी का टाइटल भी क्या रहेगा? डिफेक्टिव। सॉर्टेड है, देख लीजिए आप। जनरल रूल, if transfer title is defective, HDC will get a valid title। अगर भैया ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है, एचडीसी का टाइटल कैसा रहेगा? वैलिड। ये पढ़ा है हमने। बट इन केस ऑफ नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग, अगर आपने कौन सी क्रॉसिंग मारी बेटा? एचडीसी का टाइटल भी कैसा रहेगा अगर ट्रांसफरर का टाइटल क्या है? मतलब अगर नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग है तो जो आपको प्रिविलेज मिली थी ना एचडीसी को कि वो क्योर कर सकता है सारे डिफेक्ट, वो प्रिविलेज आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है? क्रॉसिंग समझ आ गई? चेक दो टाइप के, ओपन और क्रॉस। क्रॉस में दो लाइन जाएगी, टाइप ऑफ क्रॉसिंग चार है, जनरल,
अकाउंट पे स्पेशल नॉन नेगोशिएबल, जनरल बिल्कुल बैंक टू बैंक पेमेंट, अकाउंट पे जिस बंदे को लिख दिया उसको ही रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है, ट्रांसफरेबिलिटी को ब्लॉक कर देती है। तीसरा स्पेशल क्रॉसिंग, जब आप बैंक को लिख दोगे उसी बैंक को पेमेंट जाएगी, एक से ज्यादा नहीं लिख सकते हो अगर एक दूसरे में एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन है। लास्ट नॉन नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग कर दोगे तो भैया आप जो है एचडीसी के पास अगर डिफेक्टिव टाइटल, ट्रांसफर का टाइटल अगर डिफेक्टिव है तो एचडीसी को भी डिफेक्टिव मिलेगा। क्लियर, सही है ना? चलिए जी, चलिए जी, हिम्मत नहीं आना, आगे बढ़ो, छोटा सा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक बेटा प्रोटेक्शन ऑफ लाइबिलिटी, यही है ना आपकी बुक में, आपके नोट्स में ये वाला टॉपिक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइबिलिटी, और दो बैंक है, पेइंग बैंकर और पेइंग बैंकर कौन है? स्पेसिफाइड बैंकर, जो ड्रॉई होता है, जो पे कर रहा है। ड्रॉर जो चेक साइन करेगा, ड्रॉई हमेशा चेक के केस में स्पेसिफाइड बैंकर है, पेइंग बैंकर, और पेई जो है वो पर्सन है, और पेई का जो बैंकर है वो कलेक्टिंग बैंकर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ए जो है वो बी को एक चेक काट के देता है। ए कौन होगी बेटा? ड्रॉर इसके बैंक को ऑर्डर देगा, इसके बैंक को ऑर्डर देगा ना पेमेंट करने के लिए, तो ये स्पेसिफाइड बैंकर जो है ये होता है ड्रॉई। ये कौन होता है? अरे चेक के केस में बोला था ना, ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, इसे ही बोलते हैं पेइंग बैंकर। ठीक है जी, ये पे कर रहा है स्पेसिफाइड बैंकर। अच्छा, ये जो रिसीव करेगा ये कौन होता है बेटा? पेई होता है। अब भैया अगर इसका बैंक जो रिसीव कर रहा है उस बैंक को अपन क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग बैंकर। क्या बोलेंगे बेटा? तो दो बैंकर होता है, एक होता है पेइंग बैंकर, एक होता है कलेक्टिंग बैंकर। और यहां पे हम देख रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइबिलिटी, मतलब अगर कोई गड़बड़ हो गई, डिफेक्टिव टाइटल वाला चेक है, डिफेक्टिव टाइटल वाला चेक है, उसमें पंगे हो गए कुछ, तो किसकी लाइबिलिटी बनेगी? तो यहां पे प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। दोनों बैंक को ना बोला आप दोनों लाइबल नहीं है। अगर टाइटल जो है वो डिफेक्टिव निकला नेगोशिएबल का, आप दोनों बिल्कुल भी लाइबल नहीं हो अगर आप पेमेंट जो कर रहे हो हमारी इंस्ट्रक्शन पे कर रहे हो। कौन सी इंस्ट्रक्शन सर? इंस्ट्रक्शन सुनो, पहले कलेक्टिंग बैंकर का सुनिएगा। अगर कलेक्टिंग बैंकर, कलेक्टिंग मतलब जो पैसे रिसीव कर रहा है, गुड फेथ में है, विदाउट नेग्लिजेंस है, ऐसा एजेंट काम कर रहा है। एजेंट किसका? अपने कस्टमर का। कस्टमर के नाम पे चेक आया, उसने क्लियर कर दिया, उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए। अगर कलेक्टिंग बैंकर गुड फेथ में है, विदाउट नेग्लिजेंस, ढंग से साइन वाइन सब चेक कर लिए, बिल्कुल सही लग रहा है उसे, अपने बेस्ट नॉलेज से एज ए एजेंट काम कर रहा है, और फिर भी डिफेक्टिव टाइटल वाला चेक क्लियर हो गया, तो कलेक्टिंग बैंकर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। पेइंग बैंकर के केस में बोला अगर आप पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर रहे हो, अगर पेइंग बैंकर क्या कर रहा है बेटा? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? अबे ड्यू कोर्स का मतलब आपकी बुक में जो लिखा है ना वो दो चीजें लिखी है। ड्यू कोर्स का मतलब आपकी बुक में लिखा है दो चीजें। अगर चेक जो है वो जनरल क्रॉस है, नॉर्मल क्रॉस है, तो पेमेंट कैसे करनी है? बैंक टू बैंक। स्पेशली क्रॉस है तो जिस बैंक को क्रॉसिंग कर रखी है उस बैंक को करनी है। अगर आपने क्रॉसिंग के हिसाब से सही से पेमेंट करी है, गुड फेथ में हो, कोई पंगा नहीं है, सब क्लियर लग रहा है, पेमेंट करी है, तो पेइंग बैंकर का लफड़ा है कुछ? कोई लफड़ा नहीं है। फिर उस पार्टी को अपन पकड़ेंगे जिसने चेक को चुरा के डिफेक्टिव टाइटल की चेन स्टार्ट करी। वैसे पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है ये आपकी बुक में नहीं है, बट मैं बता रहा, होल्डर होता है, मनी, मैच्योरिटी, गुड फेथ, सब कुछ क्लियर है। बिल का होल्डर है, मनी है, अमाउंट है उसमें, मैच्योर हो चुका है बिल, गुड फेथ में है चेक, तो क्लियर कर दो, पेइंग बैंकर की कोई लायबिलिटी नहीं है। इसका एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया होगा बेटा, उसमें ही नीचे होगा।
ऐसा कुछ होगा। ए है, ए ने बी को चेक दिया, हेलो, ए ने बी को चेक दिया बेटा, आगे बी से सी पे, ये डिफेक्टिव टाइटल है क्योंकि इसने स्टोलन करा था। इसने आगे सी से किसको दे दिया, डी को, इसका भी टाइटल कैसा है, डिफेक्टिव। होल्डर है ना, एचडीसी जब तक नहीं है तब तक वैलिड नहीं होगा, डिफेक्टिव है। इसने आगे ई को दे दिया मान लो, इसका भी टाइटल कैसा होगा, डिफेक्टिव। और ई ने अपने कलेक्टिंग बैंकर को दे दिया, अपने अकाउंट में गया और कलेक्टिंग बैंकर को बोला ये मेरा चेक है, इसको क्लियर करवा दो। कलेक्टिंग बैंकर है, कलेक्टिंग बैंकर कहेगा कॉल करके, अरे तुम्हारे कस्टमर, पेइंग बैंकर को कॉल करेगा, अरे तुम्हारे बैंक के कस्टमर ने चेक इशू करा है, देखो जरा। पॉइंट ने पता क्या बोला, अगर कलेक्टिंग बैंकर यानी वो क्या क्या पॉइंट बोले, कलेक्टिंग बैंकर किसमें बेटा, गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस एज एन एजेंट। पेइंग बैंकर पेमेंट कैसे कर रहा है, इन ड्यू कोर्स। अगर कलेक्टिंग और पेइंग बैंकर दोनों ने सारी कंडीशंस को फुलफिल करा और ये गलत बंदे को चेक की पेमेंट चली गई, तो क्या इसके लिए कलेक्टिंग या पेइंग बैंकर रिस्पॉन्सिबल है? कोई नेग्लिजेंस नहीं दिखानी, गुड फेथ में काम करना है, एज ए एजेंट काम करना है। पेइंग बैंकर को पेमेंट करनी है इन ड्यू कोर्स, मतलब जैसे इंस्ट्रक्शन है, गुड फेथ में, सही तरीके से, कोई लाइबिलिटी नहीं है। फिर लाइबिलिटी जिसकी आएगी वो होगा ये वाला बंदा। यहां पे लाइबल कौन पार्टी है, मिस्टर ई, ये होगी लाइबल पार्टी। अब ए जो रिकवरी करेगा वो बाद में ई से करता रहे, लेकिन वो पेइंग बैंकर या कलेक्टिंग बैंकर को पकड़ नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, अगर पेइंग बैंकर वो था स्पेशली क्रॉस एक्सिस बैंक पे, कलेक्टिंग बैंकर है पीएनबी, उसने देखा एक्सिस बैंक करे कोई नहीं मैं क्लियर कर देता हूं, पेमेंट इन ड्यू कोर्स करिए क्या, अब कौन लाइबल, कलेक्टिंग बैंकर लाइबल, पेइंग बैंकर लाइबल होगा भाई, जिसने भी गुड फेथ में काम नहीं करा, नेग्लिजेंट एटीट्यूड दिखाया, वो लाइबल होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो कह रहे कि हम दोनों बैंकर को प्रोटेक्शन देंगे, पर आपको कंडीशन फुलफिल करनी है। कलेक्टिंग बैंकर है तो गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंट एज एन एजेंट, पेइंग बैंकर है तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगर आप ऐसा करोगे तो ना ही कलेक्टिंग ना ही पेइंग, दोनों में से कोई भी बैंकर लायबल नहीं है, कोई दिक्कत। अब आओ नेक्स्ट, ये हो गया जी टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया जी टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करा था, बेस्ड ऑन ट्रांसफर, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन पेमेंट और अदर नेगोशिएबल। जल्दी जल्दी होगा, लास्ट टॉपिक है बच्चे। बेस्ड ऑन ट्रांसफर, बेटा ट्रांसफर के बेस पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 होते हैं, एक होता है बेयरर और एक होता है बेटा क्या, ऑर्डर। बेयरर और ऑर्डर। बेयरर क्या है सर, बेटा समझना, बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ऐसा चेक या ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें पेई का नाम क्या हो, नेम की जगह तो ब्लैंक छोड़ दिया, या फिर क्या लिख दिया, और बेयरर, क्या लिख दिया, या फिर आपने इंडोर्समेंट कर दी ब्लैंक में। अब ये क्या होता है, ये हम बाद में इंडोर्समेंट में पढ़ेंगे, पर अब याद रखो बेयरर चेक या बेयरर इंस्ट्रूमेंट मतलब जहां पे पेई का कोई नाम ही नहीं है, मैंने ब्लैंक चेक काटा, साइन कर दिया, सब कुछ पेमेंट सब भर दिया, पेई का नाम छोड़ दिया या और बेयरर रखा। इसका इंपैक्ट ये होता है जिस पर्सन के हाथ में चेक है वो उससे पेमेंट रिसीव कर लेगा। आज के टाइम पे बेयरर चेक को बिल्कुल बंद कर दिया, आप देखने को भी नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑर्डर चेक चलता है। मतलब ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखेंगे, पेमेंट बी को करनी है, सी को करनी है, डी को करनी है। अगर मैंने चेक काटा या कोई भी बिल काटा और मैंने वहां पे डैश छोड़ दिया तो बेटा वो बन जाएगा बेयरर चेक। बेयरर चेक का अच्छी बात या बुरी बात जो भी कहो, जिस पर्सन के पास चेक है चाहे वो उसे बिलोंग करता है नहीं करता, पेमेंट उससे वो निकलवा ले। ऑर्डर चेक में मैंने चेक काटा हिमांशु के नाम पे, प्रॉपर वर्ड लिख दिया, नाम लिख दिया, अब उस चेक की क्लियरेंस किसको होगी, सिर्फ
हिमांशु को। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा, जो किसको दिए, टू अ पर्सन, टू पर्सन और इज ऑर्डर, या पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ पर्सन। इसका मतलब मान लो मैंने चेक काटा, ये चेक है और मैंने लिख दिया पे टू ए, तो ये हो गया टू अ पर्सन, ये भी ऑर्डर चेक है। या मैंने लिखा पे टू ए और हिज ऑर्डर, ये भी क्या है, या तो पर्सन या पर्सन के ऑर्डर पे, ये भी ऑर्डर चेक है। या मैंने लिखा पे टू ए नहीं, पेबल टू एज ऑर्डर, इसका फर्क समझ लो ना, ए तो नहीं पेमेंट करनी, ए जिसे बोले उसको, ये भी ऑर्डर की कैटेगरी में है। तो बियर एंड इंस्ट्रूमेंट मतलब जहां पे या तो ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक है ना, या फिर और बियर लिखा है, कोई भी पर्सन जिसके पास चेक है वो भैया ले लेगा पेमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब या तो पर्सन का नाम है पे टू ए, या फिर होगा पे टू पर्सन और इज ऑर्डर, या पे टू पर्सन ऑर्डर, मतलब उस पर्सन का ऑर्डर पे पे करना है, दैट इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम है या जिस नाम से ऑर्डर जाएगा वही पेमेंट, वो उसी पर्सन को पेमेंट मिलेगा। बियरर में बस आपके पास चेक होना चाहिए, किसी को भी मिल जाए, चेक हो गया और बियरर है तो बंदा ले लेगा भैया इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट। अगला इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन लोकेशन। अरे सबसे सिंपल है बेटा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें तीन चीजें होती है। पहला वो ड्रॉन होता है, ड्रॉन के बाद क्या होगा बेटा, एक्सेप्ट, फिर क्या होगा बेटा, पेमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में तीन चीजें होती है, ड्रॉ होगा, फिर एक्सेप्ट होगा, फिर पे होगा। हाँ चेक में हो सकता है ड्रॉ के बाद पे हो सीधा, उसमें एक्सेप्टेंस नहीं होती। अगर 1+2+3 है, 1+2 है या 1+3 है तो इनलैंड है। क्या है बेटा, मतलब अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ है इंडिया में, जो क्या हुआ है, ड्रॉ हुआ है इंडिया में, एक्सेप्ट हुआ है इंडिया में, पे हुआ है इंडिया में, मैं इंडिया का बंदा इंडिया में ड्रॉ कर दिया हिमांशु को, इनलैंड। ड्रॉ हुआ इंडिया में, एक्सेप्ट हुआ इंडिया में, पे हुआ इंडिया में, इनलैंड होगा। अच्छा अगर ड्रॉ हुआ है और खाली एक्सेप्ट 1 और 2 भी मिल गए तब भी इनलैंड होगा, 1 और 3 मिल गए तब भी इनलैंड। कॉमन पॉइंट क्या है, 1, दैट इज ड्रॉ। इनलैंड बनने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ इंडिया में करना पड़ेगा कंपल्सरी। फिर बाकी दोनों में से कोई एक चीज भी, या तो एक्सेप्टेंस या फिर पेमेंट, दोनों में से कोई एक चीज भी हो गई इंडिया में तो इंलैंड बन जाएगा। और जो इंस्ट्रूमेंट इंलैंड नहीं है बाकी सारे क्या बन गए। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ड्रॉ ही नहीं हुआ, फॉरेन, ड्रॉ हुआ है लेकिन पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस बाहर हुई है, फॉरेन। अभी लास्ट एंड में क्वेश्चन आए थे ना पहले, इंलैंड और फॉरेन वाला टेस्ट में दिया था, 4 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे हलवा, फिर आपको आइडेंटिफाई करना था। 3 पॉइंट याद रखना है, ड्रॉ, एक्सेप्ट, पे। अगर तीनों इंडिया में हो रहा है इनलैंड, ड्रॉ एक्सेप्ट इंडिया में हो रहा है इनलैंड, ड्रॉ पे इंडिया में हो रहा है इनलैंड, विच आर नॉट इनलैंड फॉरेन। देख लो भैया, हाँ क्योंकि वो तो एक्सेप्ट होता ही नहीं है, तो बस चेक के केस में दोनों होने चाहिए। वो कह रहा है कोई भी इनलैंड क्या है, ड्रॉन इन इंडिया, आगे लिखा है एंड मतलब इसके साथ कंपल्सरी अब लगेगा एक्सेप्ट इन इंडिया और पेबल इन, मतलब फर्स्ट वाला तो चाहिए, उसके साथ सेकंड और थर्ड में से कोई भी एक। अच्छा तीनों आ गए तो और बढ़िया। और विच आर नॉट इनलैंड वो क्या होगा बेटा, कोई दिक्कत तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, बियरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बियरर ब्लैंक होगा या और बियरर लिखा होगा। ऑर्डर के केस में पे टू पर्सन ऑन इज ऑर्डर, पेबल टू पर्सन ऑर्डर। लोकेशन के बिल में दोगे इनलैंड और फॉरेन। इंग्लैंड में ड्रॉन इन इंडिया, एक्सेप्ट इन इंडिया, पेमेंट इन इंडिया, 1+2+3 हो जाए इंग्लैंड, 1+2 इंग्लैंड, 1+3 इंग्लैंड, विच आर नॉट इंग्लैंड फॉरेन बेस्ड ऑन पेमेंट। भैया ये तो सिंपल है, इससे सिंपल और कुछ नहीं है। पेमेंट के बेस पे बोल रहा है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। क्या बोल रहा है बेटा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जैसे चेक है, चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जब मैं आपके पास इंस्ट्रूमेंट लेकर आऊंगा मुझे पेमेंट तब चाहिए। जब मैं इंस्ट्रूमेंट लाऊंगा, ड्रॉ हुआ 3 दिन बाद आ गया लेके, पेमेंट तब चाहिए। 4 दिन बाद आ गया बैंक के बाद, आपको चेक मिला,
चेक लेके आप बैंक चले जाओ इनकैश करवाने, क्या बोलेंगे? 1 महीने बाद के बिल लेकर आना, 2 महीने बाद। भाई जब आप चेक लेके जाओगे, जब आप डिमांड करोगे पेमेंट तब मिल जाएगी, है ना? डिमांड इंस्ट्रूमेंट जहां पे नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, पेमेंट का कोई टाइम नहीं है, जब दिखा दोगे तब मिलेगी। ऑल्सो नोन एज एट साइट और ऑन प्रेजेंटेशन। अच्छा, टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बेटा? टाइम इंस्ट्रूमेंट कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी प्रोविजन हो, चेक क्यों नहीं बोला? चेक क्यों नहीं बोला? ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक का ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है, कहना कोई भी बिल और प्रोमिसिंग नोट जो पता क्या हो, फिक्स पीरियड, मतलब 3 महीने बाद, कैसा है टाइम है। आफ्टर साइट, आफ्टर साइट, ऑन साइट नहीं, जिस दिन प्रेजेंट करूंगा उससे 2 महीने बाद, ये भी क्या है? टाइम। बोला आज ड्रॉ कर रहा हूं, आज से 2 महीने बाद टाइम है। जिस दिन प्रेजेंट करूंगा, जिस दिन डिमांड करूंगा उस दिन नहीं, उसके बाद 1 महीने का टाइम दूंगा, ये भी टाइम है। स्पेसिफाइड डेट 25 जनवरी को टाइम है। ऑन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट विच इज, जिस दिन डेथ हुई वहां से 2 महीने बाद, ये भी क्या है? टाइम। 4 बातें याद रखना। अगर फिक्स टाइम पीरियड है, आज से 3 महीने बाद। सेकंड, आफ्टर साइड, जिस दिन प्रेजेंट करूंगा उससे 2 महीने बाद। 25 जुलाई टाइम है। सर्टेन इवेंट हैपन होने के बाद 2 महीने बाद होते डेथ के टाइम, ये सारे टाइम है। और जहां पे कोई टाइम स्पेसिफाइड है ही नहीं, तो क्या हो गया? डिमांड। क्या जिसे बोले एट साइड, ये है बेटा आफ्टर साइट, ये है एट साइड, ठीक है। और इसके बाद इनकोहेट, अभी बता दिया इनकोहेट, तो एचडीसी को प्रिविलेज नहीं मिलती। इनकोहेट मतलब जो सिर्फ क्या है? साइंड एंड स्टैम्प, उसके अलावा सारा अनफिल्ड एंड अनकंप्लीट, अनफिल्ड एंड अनकंप्लीट। साइन है, स्टैम्प है, बट अदर थिंग्स आर, दैट इज एचडीसी के केस में प्रिविलेज है ना, तो नोट दे रखा है एक्सेप्शन, एचडीसी कैन रिकवर अमाउंट मोर देन अमाउंट ड्यू। तो दिक्कत एम्बिगस, यार ये तो आपने इतना इंटरप्रिटेशन में सुना है। एम्बिगस का मतलब अनसर्टेन। एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बनते टाइम ही ऐसा डिफेक्टिव बना कि आप सर्टेन ही नहीं कर पा रहे कि वो बिल है या प्रॉमिस है। सर मतलब आपने लिखा है आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ टू गिव ₹10 लाख ऑन 25 जनवरी। अपने आप से प्रॉमिस करें, देख के पता लग रहा है बंदे ने नशे करे। अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो क्रिएशन के टाइम ही इतना डिफेक्टेड है कि आप उसे सर्टेन ही नहीं कर पा रहे कि क्या है ये प्रोमिसरी नोट है। अरे भैया प्रोमिसरी नोट में तो 2 पार्टीज होनी चाहिए ना, 2 पार्टी होनी चाहिए, एक होता है मेकर, एक होता है पेई। लेकिन यहाँ पे एक ही बंदा है क्योंकि वो अपने आप को प्रॉमिस कर रहा है, तो प्रोमिसरी तो है नहीं। लेकिन बिल में क्या होता है? अनकंडीशनल ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है? प्रॉमिस। तो ना ये प्रोमिसरी नोट लग रहा है, ना ये बिल की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रहा है, तो भैया ये क्या बवाल बना दिया। इसे बोलते हैं एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट विच इज वेग एंड अनसर्टेन कैन नॉट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड आइदर एज बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी। इनवैलिड है, कोई वैलिडिटी नहीं है इसकी, समझ लो क्या। तो ये हो गया बेटा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, एक बार जल्दी से रिवाइज करें। सबसे पहले हमने क्या देखा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट जो क्या क्रिएट करता है? राइट एंड लाइबिलिटी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, रिटर्न होगा, स्टैम्प्ड होगा, एन नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल, होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होगा, सम पेबल क्या होना चाहिए? सर्टेन, टाइम फॉर पेमेंट सर्टेन, पार्टीज क्या होगी? सर्टेन, सिर्फ पैसे के लिए होगा, किसी और के लिए भी, मनी ओनली, ऐसे करके पॉइंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 3 टाइप, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो भैया रिटर्न में एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, सम पे का होगा, पार्टीज सर्टेन होगी, कितनी पार्टीज होगी? 3, ड्रॉअर, ड्रॉई, पे, समटाइम्स ड्रॉअर इज इक्वल टू पे, हमेशा मनी ओनली के लिए बनेगा, बार बार बोलो अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। प्रोमिसरी नोट भी बिल्कुल लगभग सेम है, 2 पार्टीज का फर्क होगा, मेकर एंड पे कभी सेम नहीं हो सकते।
और दूसरी चीज एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग या अनकंडीशनल प्रॉमिस होगा। चेक की बात करूं, एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉन होगा स्पेसिफाइड बैंकर पे, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, नो एक्सेप्टेंस नो स्टैम्प, नो एक्सेप्टेंस नो स्टैम्प। चेक इंक्लूड ट्रंकेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो ट्रंकेशन वाला चेक होगा, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला चेक। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या था? होल्ड डिफरेंस बता दे। होल्डर था सेक्शन 8 होल्डर, सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर का मतलब है एनी पर्सन एंटाइटल्ड हिज ओन नेम टू पोजेशन एंड रिसीव और रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पार्टीज। मतलब जिसके पास पोजेशन है पर पोजेशन रखने का राइट है उसे बोलेंगे होल्डर। डी जुड़े वाला होना चाहिए, डी फैक्टो नहीं। होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर है, फॉर कंसिडरेशन है, गुड फेथ में है, एचडीसी बनेगा। डिफेक्टिव टाइटल भी एचडीसी के पास क्या हो जाता है? वैलिड। लेकिन एब्सेंस ऑफ टाइटल एचडीसी के पास क्या रहता है? डिफेक्ट। एचडीसी को 5-6 प्रिविलेज मिले, 4 याद करनी है। पहला, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में वो जो अमाउंट भरेगा वो रिकवर होगी, चाहे वो ज्यादा हो। सेकेंड, फिक्टिशियस बिल के केस में पर्सन मना नहीं कर सकता, कोई भी दिक्कत नहीं है। थर्ड, कंडीशनल डिलीवरी का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। फोर्थ, डिफेक्टिव टाइटल को भी क्या बना देता है? ओरिजिनल वैलिडिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाओगे, पे की इंडोर्समेंट कैपेसिटी पे क्वेश्चन। उसके बाद अपन ने क्रॉसिंग पे, बेटा क्रॉसिंग दो चेक दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्रॉस। ओपन मतलब नॉर्मल चेक है, कैश टू कैश पेमेंट हो सकती है एनकाउंटर से। क्रॉस का मतलब जो आप दो पैरेलल लाइन खींच दोगे लेफ्ट में, उससे इंपैक्ट ये पड़ेगा कि ओवर द काउंटर पेमेंट। पेमेंट कैसे होगी? सिर्फ बैंकर टू। क्रॉसिंग कितने टाइप की होती है? 4। जनरल, अकाउंट पे, स्पेशल, नॉन नेगोशिएबल। जनरल में या फिर एंड कंपनी, पैरेलल लाइन या फिर एंड कंपनी। इस केस में बैंकर टू बैंकर पेमेंट होगी सिर्फ। अकाउंट पेइंग में या तो आप लाइन के बीच में अकाउंट पेइंग लिख दो या अकाउंट पेइंग ओनली। इससे रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफरेबिलिटी को स्टॉप कर देती है, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इससे सिर्फ उसी पेई को पेमेंट मिलेगी जिसके नाम पे इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ था, चेक ड्रॉ था, ठीक है। थर्ड, स्पेशल क्रॉसिंग, दो लाइन बीच में बैंक का नाम लिख दो, उसी बैंकर को पेमेंट जाएगी। एक से ज्यादा का नहीं लिख सकते, लिख सकते हो अगर एक बैंकर दूसरे का कलेक्टिंग एजेंट है। फोर्थ, नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल दो लाइन की, जो नॉन नेगोशिएबल लिख दो। इसका मतलब ये होगा कि एचडीसी के पास अगर टाइटल है तो ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव, तो एचडीसी का टाइटल भी। अगर क्रॉसिंग कौन सी है? नॉन नेगोशिएबल। प्रोटेक्शन लाइबिलिटी, पेइंग बैंकर कलेक्टिंग बैंकर दोनों लाइबल नहीं होंगे। दोनों लाइबल अगर कलेक्टिंग बैंकर गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस है और एज एन एजेंट काम कर रहा है। पेइंग बैंकर ने पेमेंट कैसे करी है? इन ड्यू कोर्स, जो मेथड था गुड फेथ में रहते हुए करी है, कोई लाइबल नहीं होगा, ना पेइंग ना कलेक्टिंग। फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स में, होता 4 टाइप में डिवाइड करा, ट्रांसफर के बेस पे, लोकेशन के बेस पे, पेमेंट के बेस पे, अदर की कैटेगरी। ट्रांसफर के केस में दो है, या तो बियरर या ऑर्डर। बियरर मतलब ब्लैंक है और बियरर किसी को भी ले लेगा, कोई भी पेमेंट ले लेगा। ऑर्डर के केस में भैया पर्सन का नाम, पे टू ए, पे टू पर्सन, या फिर पे टू पर्सन और इस ऑर्डर, या पेबल टू पर्सन ऑर्डर। लोकेशन के बेस पे दो, इनलैंड और फॉरेन। ड्रॉ, एक्सेप्ट पेमेंट 1 to 3 UI इनलैंड, 1 to UI इनलैंड, 1 3 UI इनलैंड, विच आर नॉट इनलैंड, फॉरेन। पेमेंट के बेस पे डिमांड और टाइम। डिमांड का मतलब है जब आप प्रेजेंट करेंगे, एट साइट ऑन प्रेजेंटेशन, कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं, जब प्रेजेंट करा पेमेंट होगी। टाइम के केस में या तो फिक्स पीरियड है 3 महीने, या फिर सेकंड पॉइंट आप जो है आफ्टर साइड बोल रहे हो, जिस दिन प्रेजेंट करा वहां से 3 महीने, या फिर डेट फिक्स्ड है, या फिर कोई सर्टेन इवेंट फिक्स्ड है, सर्टेन इवेंट के बाद, वो सारे टाइम में आकर। अदर में दो है, इनकोहेट विच इज ब्लैंक, सिर्फ फाइनल स्टैम्प है, एचडीसी का नोट याद रखना। सेकंड, एम्बिगस, जो अनसर्टेन है, वेग है, समझ नहीं आ रहा, प्रोमिसरी है या बिल ऑफ एक्सचेंज। कोई दिक्कत? पक्की बात बेटा, आज के लिए अपन इसे इतना ही रखेंगे। हाफ चैप्टर शायद मेरे हाफ, मोर देन हाफ हो चुका है, हाफ से ज्यादा हो चुका है। अगली क्लास में हमारे टॉपिक्स जो बच रहे हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। मेरे हिसाब से समझ आया होगा, काफी कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए होंगे, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आई? एकदम क्लियर है ना? ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा आपको एकदम क्लियर है? अमित, नुपुर, आयुषी, मुस्कान, निधि, नुपुर, सौम्या, यस सर, यस चलिए, सर, क्या बोल रहे हैं? यस सर। चलिए मिलते हैं बेटा।